to please join us on the screen and share your valuable experiences and lessons learned as a student, as a GATE aspirant, and as an engineer who is delivering his duties at ONGC. The stage is all yours, sir. थैंक यू भाई। अ, आप लोग को सबसे पहले कि क्या डाउट्स है, आप लोग क्या क्या कर रहे हैं ये बताइए। कौन से सेमेस्टर के हैं? So fourth, sixth, and eighth. सब इतने 4, 6 एंड 8 है सब। Yes, sir. Yes, sir. और सब आप लोग गेट की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. Mostly. मोस्टली एक्चुअल में हमको जो प्रॉपर जो सबसे पहले हमको गेट के बारे में पता चला था, वो हमको तरन सर ने बताया था। मतलब हमारे जो हम लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनके सबके आइडल है वो तरन सर ही थे। तो हमको तरन सर ने सबसे पहले गेट के बारे में बताया था। तो गेट के बारे में आप लोग क्या क्या जानते हैं? भाई कोई कुछ बोलो। Sir, it is a national level competitive exam, graduate हम्म, aptitude test in engineering. हम्म। एक्चुअल में मैं ऑलरेडी लेट हूँ, तो सीधा टाइम वेस्ट ना करते मैं जो मेरे को बताना है मैं एक बार बता देता हूँ। देखो, सबको दिख रहा है स्क्रीन? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अपने पास क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं? बताओ सब एक बार, क्या क्या ऑप्शंस है अपने पास आगे? Sir, gate, गेट। Gate, sir. SE, Sir, PGM. हम्म। ESE, क्या बोला? Engineering engineering services, sir. services, आईएएस। state engineering services, और Sir, core companies. SSC, And sir, other plenty of non-technical jobs, sir. उसके बाद वो मैकेनिकल का पार्ट नहीं हुआ, वो सीधा नॉन टेक में आ गया, है ना? Yes, sir. ठीक। मैकेनिकल सबसे पहले इस इसको लास्ट में देखेंगे। अच्छा, आईएएस के बारे में क्या क्या जानते हैं? Uh, Sir, it is the supreme engineering government service which you can get over this government of India. So actually, it consists of GS as well as the mostly the syllabus of the engineering we have got in GATE. Sir, it comprises both GS and engineering studies. बहुत जानकारी है भाई। ये देखो, आईएएस में सिंपल है। इसमें गेट का जो तैयारी है उसमें प्लस नॉन टेक पोर्शन आता है। नॉन टेक पोर्शन सबसे पहले क्या होता है, जब इसका फर्स्ट पेपर होता है, फर्स्ट पेपर होता है 2+3 आवर्स का। ठीक है, 2 आवर्स का होता है नॉन टेक और 3 आवर्स का होता है टेक्निकल। अच्छा, मैं ये बता रहा हूं कि गेट इज फार मोर इजी देन आईएएस। ये बात सबको पता है? Yes, sir. Yes, अच्छा। sir. Yes, sir. अब yes, yes, अच्छा, आईएएस में अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है? आज के डेट में आईएएस में क्या अपॉर्चुनिटीज है? बताओ।
Sir, we can go through central services, sir, like railway services for engineers and central और engineering services. नहीं, सबसे सर पहला रेलवे ये गलत हो सर्विसेज। गया, ये गलत हो गया। अब इसमें इसमें से रेलवेज हट गया है। यस सर, यस सर। सर रेलवेज हट गया सर, तो अपने को सेंट्रल पीडब्ल्यूडी वगैरह या सर अलग अलग कैडर मिलते हैं सर, लेकिन अभी थोड़े कम हो गए सर उसके वैकेंसीज। मैं वही बोल रहा हूँ, रेलवेज हट गया। मेन इसमें आते थे रेलवेज। रेलवेज में एक सेकेंड, रेलवेज में कितने टोटल नंबर ऑफ सीट्स 60 प्लस रहती थी। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग 60 प्लस सीट्स रहती थी। जब मैंने दिया था 2018 में, तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है? आज के डेट में टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी आई है इसमें? भाई सर पता है तो? अराउंड 30-40 सर। सर 30-40 250। टोटल में ना? सर। नहीं सर, 30-40 ही है सर सीट मैकेनिकल के लिए, तो बहुत कम है वही सर। टोटल है ना? ये हमारे जी जी। टाइम पे था, हमारे टाइम पे कितना था टोटल में? 120 प्लस। 120 प्लस हमारे टाइम पे था। अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या है? आईएएस एग्जाम में और गेट एग्जाम में डिफरेंस क्या है? भाई सब बोलो, कुछ जो आता है उतना बताओ। Sir, it includes GS portion also, non-technical. हाँ, And वो sir, तो मैं बता दिया। gate is an entrance exam. Sir, no sir, I don't know more. सर कंडक्टिंग बॉडी का डिफरेंस है दोनों में, आईएएस यूपीएससी कंडक्ट कराता है एंड गेट उससे जो है। अपने को क्या फर्क पड़ेगा? सर गेट में आपको हायर स्टडीज के ऑप्शंस मिलते हैं, जबकि आईईएस सिर्फ जॉब के लिए है। हाँ, मतलब सीधा अगर आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है तो आप आईएएस दे सकते हैं, और आप टॉप मोस्ट उसमें पहुंचेंगे। अपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग का टॉप मोस्ट आईएएस में पहुंचेंगे। अच्छा, नहीं, अगर पढ़ने के उसमें देखेंगे तो कौन सा ज्यादा, मतलब एक्यूरेसी किस में ज्यादा चाहिए और किस में अपने को एक्यूरेसी नहीं भी है तो चलेगा? सर Okay. आईएएस के लिए थोड़ा डीप लर्निंग करना पड़ता है। वही गेट में सर, गेट में हम जो नॉर्मल पढ़ते हैं उससे थोड़ा सही है, बट आईएएस में थोड़ा डीप लर्निंग करना पड़ता है हमें। एक्यूरेसी ज्यादा चाहिए किस में? आईएएस में। ABS में. गेट में एक्यूरेसी ज्यादा चाहिए सर। गेट में चाहिए कि आईएएस में चाहिए? जल्दी बताओ। ES में sir, gate में, IES में. एक मिनट ना भाई। सर आईएएस में ज्यादा चाहिए एक्यूरेसी। गेट क्या है? गेट इज एक्यूरेसी। ये सिर्फ और सिर्फ एक्यूरेसी का खेल है। आपके पास टोटल में 180 मिनट्स रहेंगे, ठीक है? 180 मिनट्स में आप लोग को कितना देना है? कितने क्वेश्चंस आते हैं? 65। 65 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें जिसमें नॉन मतलब अपने मैकेनिकल का कितना आता है? 55। और मैथ प्लस एप्टीट्यूड 10। प्लस इंग्लिश। वही एप्टीट्यूड और ये मैथ इसमें मर्ज हो जाता है कि इसमें आता है टोटल में 10 क्वेश्चंस, ठीक है? यस सर। हाँ, अब एक बात बताओ, ये 65 क्वेश्चंस आपको बनाने हैं 180 मिनट्स में। ऐसा क्या होता होगा एग्जाम में कि बहुत अच्छे अच्छे बच्चे रह जाते हैं? सर टाइम मैनेजमेंट। बहुत बढ़िया। और प्रेशर। ठीक है, और बाकी और भी लोग हैं, बोलो भाई।
सर उसमें डीप कई क्वेश्चन लर्निंग की कमी सर, लैक ऑफ डीप लर्निंग। सॉरी मीनाक्षी, आपका आवाज क्लियर नहीं था। सर पैनिक हो जाते हैं। सर सब क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की जल्दी में सर एक्यूरेसी छोड़ देते हैं, छूट जाती है कहीं। मैंने 2017 में एक बार गेट दिया था। मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी और मैं तरन सर से ही पढ़ा था पूरा, और मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी। मेरे से एक गलती हुई थी। मैंने एक क्वेश्चन आया था, सॉम का था, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, उसको वो क्वेश्चन को मैंने ईगो पे ले लिया था। तो ईगो कभी भी इस गेट के टाइम पे कभी ईगो नहीं लाना, ठीक है। और अगर ईगो लेके आए तो वही क्वेश्चन तुम्हारे गेट एग्जाम को एंड कर देगा। ये बात हमको तरन सर ने सिखाई थी, बट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जाम मैं भूल गया, और उस टाइम का मेरा उस पूरा एक साल मेरा सिलेक्शन रुक गया था। अच्छा, ये सब तुम लोग को पता होगा। अब मैं तुम लोग को वो बताता हूँ जो तुम लोग को नहीं मालूम होगा। अच्छा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जब गेट के थ्रू जाते हैं और आईएएस में जाते हैं, हमारा जो पहला लेक्चर, अच्छा मैंने मेडीजी से एक साल कोचिंग की थी, तो उनमें पहला दिन हमारे आश्चर्य बंसल सर थे, उन्होंने एक बात बताई थी, मैं वो बात बताता हूँ। अच्छा, गेट के थ्रू तुमको क्या मिलते हैं अपॉर्चुनिटीज में? एक आता है पीएसयूज, सर एमटेक। 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 अच्छा, एमटेक कौन करता है? सर जिसको रिसर्च में आगे जाना हो। जिसको रिसर्च फील्ड में जाना है आगे। एमटेक के बाद होगा पीएचडी, होगा, यस सर। है ना। Yes, sir. मतलब एमटेक के बाद भी दो ऑप्शंस रहता है, फिर से गेट दो, फिर पीएसयूज में आओ। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये करते हैं, ठीक है। अच्छा, यस और सर। क्या ऑप्शंस है? फॉरेन यूनिवर्सिटीज में भी एडमिशन होते हैं भाई, ये बात पता है? यस सर। कौन से कॉलेजेस है, कौन से कंट्रीज गेट के थ्रू लेती है? बोलो। नो सर, आइडिया नहीं है। एक आता सर है जर्मनी, सिंगापुर है। एक आती है जर्मनी, एक आता है सिंगापुर। एक लेती है जर्मनी, एक लेती है सिंगापुर। यहाँ पे तुम आगे रिसर्च फील्ड में भी जा सकते हो, और इसमें डायरेक्टली जॉब भी मतलब इसमें रिसर्च फील्ड बहुत अच्छी है, उसके बाद डायरेक्टली कैंपस प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। और यहाँ से सिंगापुर डायरेक्टली आप क्या बोलते हैं, रिसर्च फील्ड में जाएंगे, और रिसर्च फील्ड से ही आपको वही यूनिवर्सिटी वाले भी जॉब देते हैं। रिसर्च करने के बाद वो यूनिवर्सिटी वाले सीधा आपको डायरेक्टली जॉब देते हैं। अच्छा, गेट के बाद एमटेक करने के बाद भी आप डायरेक्टली कैंपस प्लेसमेंट लेते हैं। अच्छा, पैकेजेस का कोई आइडिया है? जो मेन सोर्स ऑफ मोटिवेशन रहता है किसी भी स्टूडेंट के लिए, वो पता है पैकेजेस क्या होते हैं? सर स्टार्टिंग पैकेज स्टार्टिंग में सर अप्रोक्सीमेटली 57 to 60,000 क्या 57 to 60 क्या? पर मंथ। अच्छा, अब मैं बता, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बाद जब कैंपस प्लेसमेंट होता है, इसकी पैकेजेस कितने रहती है?
Sir, 25 to 30,000 per month. Sir, 6 to 8 lakhs per year. किसमें, कैंपस प्लेसमेंट में? कैंपस Yes, प्लेसमेंट sir. में? हाँ Yes, sir. भाई, 4 to 6 मैक्सिमम होता है, एवरेज में बोल रहा हूँ। एवरेज में 4 to 6 मैक्सिमम रहता है, और कट पिट के हाथ में ये 25 to 30 आता है। ये तो हो गया, तुमने 4 साल पढ़ाई की, 4 साल पढ़ाई की, जिसमें 2 साल तरीके से मेहनत की और 2 साल आपने मस्ती किया, और आपने कैंपस उठा लिया, 25 to 30 की जॉब लग गई। दूसरा, इसमें 1 साल और तरीके से तैयारी करके आप क्या गेट निकालो और पीएसयूज में जाओ। अच्छा, पीएसयूज का एवरेज पैकेज कितना है? So 7 to 8 lakhs per year. गलत। So 12 lakh, हाँ, 12 lakh per year. गलत। हमारे लिए ये मेन सोर्स ऑफ मोटिवेशन था भाई। 15 to 20। प्लस आपको एक्स्ट्रा जो अलाउंसेस मिलेंगे वो अलग। भाई सुन रहे हो कि सब म्यूट करके बैठ गए हो? सुन रहे हो, कैमरा sir? बंद करके भाग गए हो? सुन रहे हैं सर। नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, ये वाला पता है किसी को? ये वाला पता था किसी को? No, sir. भाई गेट दे रहे हो तो नेट में पहला लाइन मारोगे तो आ जाता है इसमें। अच्छा, पीएसयूज में जाने के लिए क्या रैंक चाहिए? Sir, under 500. नहीं, मेरा 544 था भाई। माई रैंक वॉज 544 जनरल कैटेगरी। सर अंडर 800। Sir, under 1500. 800 to 1000 में तुमको बहुत सारी कंपनी से कॉल आएंगे, बहुत सारी कंपनी से कॉल आएंगे। अगर तुम्हारी रैंक आज के टाइम पे बोल रहा हूं, आज के टाइम पे बिलो 500 रहती है। तुम्हारे एक सीनियर है शायद, मोइन अली। मोइन अली को जानते हो? Yes, sir. उनकी रैंक बहुत अच्छी है, ये 270 को चाहिए शायद। किसी को कोई आइडिया है? अनमोल, आप मोइनुद्दीन अंसारी की बात कर रहे हैं क्या? हाँ सर। हाँ, वो एक्चुअली बार्क में प्लेस्ड है, उसका रैंक काफी अच्छा था। लास्ट टाइम उसने काफी अच्छा स्कोर किया। मोइनुद्दीन अंसारी 2019 बैच। हाँ सर, वो एक्चुअल में मेरे टच में था, उसका रैंक बहुत अच्छा आया था। बट वो पीएसयू नहीं ले रहा है, वो एमटेक कर रहा है शायद, एमटेक के लिए ही आगे बढ़ रहा है। आई थिंक जहां तक लास्ट टाइम उनसे मेरी बात हुई थी, शायद वो बार का इंटरव्यू दिया है और वो सिलेक्टेड है। बार के शायद इंटरव्यू में कल पे। मतलब वर्ल्ड का ऑल ओवर वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट में बार्क भी आता है ना, पीएसयूज में एक बार्क भी आता है। अच्छा, ये बार्क के बारे में बाद में आएंगे। अच्छा, ये इसके बारे में किसको किसको पता है? बिलो 500 रैंक में तुमको मैक्सिमम कंपनी से कॉल आएंगे। उसके बाद कई कंपनीज इंटरव्यू लेती है, और कई कंपनीज जीडी प्लस पर्सनल इंटरव्यू लेती है। जैसे, अच्छा, अभी इसमें अपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अगर 500 से 500 सीट, अगर 500 के बिलो को बुला रहे हैं, तो मतलब टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है अपने लिए? So 100.
नहीं भाई, ये मैं जनरल कैटेगरी की बात किया, इसमें ओबीसी, एसटी, एससी सब आएंगे ना। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जो हमारे लिए बचता है गेट में, गेट के थ्रू 800 से 900 रहती है। कितनी रहती है? 800 to to 900. 900. 800 से 900 रहती है। अच्छा, और आईएएस में कितनी थी आज के Sir, टाइम पे? 80 something, sir, 80 something. 80 नहीं है, 60 कुछ है भाई, 60 प्लस मान लो। कितने का डिफरेंस है? सर लगभग 10% है उसका। 10%। और मेहनत? Minus 600%, 100% more, 200% more. है ना? तो उतनी मेहनत और प्लस। अच्छा, आईएएस के बाद क्या क्या पैकेज रहता है? इसके बारे 1.5 में to किसी 2 को लाख। आइडिया? सर बेसिक 56 ही रहता है सर, उसके बाद फिर अलाउंसेस मिलते हैं अलग। टोटल मिला के 80 पर हाँ, मंथ। अराउंड सर 80 पर मंथ। पर मंथ 80 यस एवरेज सर। में भाई। आगे जाके एक टैक्स नाम की चीज रहती है जो कट जाती है, तो आगे हाँ जाके सबका बराबर एवरेज में 80 आता है। ठीक है। Yes, sir. अच्छा, पहले ना इसका बहुत क्रेज था, बट अब मैं भी मतलब इसके लिए मैंने भी अभी तैयारी की थी, बट जब से 60 प्लस का मैंने सुना, मैंने बंद कर दिया। ठीक है। अच्छा, अब मैं एक बार इसमें एक और चीज बताता हूँ। जैसे गेट के थ्रू मेरे एक दोस्त है ऋषभ जैन, गेट के बाद उसने अच्छी रैंक लाई, एमटेक किया। एमटेक, वो सिविल इंजीनियरिंग, सिविल ब्रांच से था। उसने एमटेक किया किसी उसमें नॉन कोर ब्रांच में, और आज वो जापान में है। पैकेज का कोई आइडिया होगा? So 30 to 40 lakhs per annum. नहीं। ज्यादा। हाँ भाई, इसलिए तो नहीं बोला। 60। मतलब लास्ट टाइम जब मेरी बात हुई थी 60 लाख था, वो भी हाँ 60 के अराउंड था, जापान में। था कि नहीं था? अब गेट के बाद मतलब जब कॉलेज पास आउट करोगे, जब कॉलेज पास आउट कर लोगे, कॉलेज के बाद क्या बचेगा तुम्हारे पास? कॉलेज के बाद क्या बचेगा? डिग्री बस। हाँ, सिर्फ डिग्री। क्या बोल रहा है भाई? सिर्फ डिग्री। डिग्री बचेगी। नहीं, देखो ऑप्शंस क्या क्या रहेंगे तुम्हारे पास पढ़ने के लिए, करने के लिए क्या क्या ऑप्शंस रहेंगे? सर एमटेक या फिर पीएसयू या Higher studies, sir. अच्छा, कोई कोई एमबीए भी करता है। हाँ, मतलब वो तो नॉन टेक पार्ट हो गया, उसके लिए अपन वो उसका मेरे को कोई आइडिया नहीं है। एमबीए भी होती है, बहुत लोग करते भी हैं। जैसे ये लोग सीमेट और ये देते हैं, सीमेट देते हैं, कोई कोई सीमेट है, जीमेट है, ये सब दे के अलग अलग कॉलेजेस में जाते हैं। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, वो किए भी हैं, पर उसके बारे में मेरे को ज्यादा आइडिया नहीं है। बट इसके बाद बचता क्या है तुम्हारे पास? कॉलेज के बाद, कॉलेज के बाद बचता है, या तो तुम तैयारी करो। कॉलेज के बाद क्या क्या बचता है बताओ? Sir, engineering services gate और sir campus. या फिर कॉलेज नॉन के बाद देखो भाई, मैं बता रहा हूँ जो होगा। गेट के बाद, गेट किए मतलब 1 ईयर
तुम तैयारी किए 1 या 2 इयर्स, तुम तैयारी किए, तैयारी करने के बाद तुमने गेट निकाला, गेट निकालने के बाद किसी पीएसयू में एडमिट हो गए और लाइफ सेट हो गई। उसके बाद या तो कैंपस कर रहे हो, कैंपस में सिलेक्शन होने के बाद, कैंपस में सिलेक्शन, एक तो कैंपस अपनी मेन आती है नॉन टेक की, अपनी मैकेनिकल की कैंपस नहीं आती है, आती है? नहीं। पर अभी तक तो नहीं आई है। हमारे टाइम पे एक कंपनी आई थी, त्रिवेणी टर्बाइंस, तुम लोग में आ रही है? सर हमारे में अभी तक सिर्फ 2 कंपनी आई है, वो भी नॉन टेक। नॉन टेक। हम लोग में मैक्सिमम जो कंपनीज आई थी वो नॉन टेक ही आई थी। कोलैबरा हो गया, टीसीएस हो गया, ये सब जितनी भी थी ना वो सब नॉन टेक कंपनीज थी। टेक महिंद्रा, ये जितनी भी थी हमारे पास नॉन टेक आई थी। 2 आई थी जो टेक्निकल थी, इसमें भी एक हम लोग ने बाहर जाके दिया था, पुणे। तो कैंपस के बाद मतलब डायरेक्टली कैंपस कर लोगे तो एवरेज किसी नॉन टेक में जाओगे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ ये फील्ड अच्छी नहीं है। और पीएसयू में डायरेक्टली पीएसयू में आओगे, पीएसयू में अच्छा, पीएसयू का एक नुकसान भी है। वो क्या नुकसान है? पीएसयू का एक थोड़ा सा वो भी है कि आपको जो एरिया मिलता है वो थोड़ा सा अजीब टाइप का रहता है। जैसे मेजर जो ऑयल फील्ड्स है, ऑयल फील्ड में कौन कौन है भाई? सर ओएनजीसी। 2 आते हैं, एक आती है अपस्ट्रीम और एक आती है डाउनस्ट्रीम। क्या मतलब होता है इसका, कुछ पता है किसी को? No, sir. सर अपस्ट्रीम जो एक्सपोर्ट करे और डाउनस्ट्रीम जो इंपोर्ट करे मैक्सिमम। नहीं, अपस्ट्रीम का मतलब ये है जो अर्थ से क्रूड ऑयल निकालते हैं, और डाउनस्ट्रीम का मतलब उसको रिफाइन करके कंज्यूमर्स तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो इनके जो एरियाज होते हैं ना, इनके एरियाज, ये अपस्ट्रीम का बता रहा हूँ, एरियाज थोड़े से गड़बड़ घोटाला होता है। मतलब एरिया एकदम विलेज के उसमें रहता है। मेरी इसके पहले पोस्टिंग कहाँ थी? मेरी पोस्टिंग थी नरसापुर। किसी को पता भी है? नो सर। नो सर। नरसापुर आंध्र प्रदेश में एक जगह है, एकदम कॉर्नर में सी के पास। वहां पर कुछ भी नहीं है। वहां पैकेज बहुत मिलता है बट एरिया अच्छा नहीं था। मतलब उस समय एरिया अच्छा नहीं था बट सराउंडिंग्स बहुत अच्छी थी। एरिया अच्छा नहीं था इन द सेंस वहां पर कुछ फैसिलिटीज नहीं थी। जो फैसिलिटीज एक मेट्रोपॉलिटन सिटीज में मिलती है वो वहां नहीं थी। तो ये एक सबसे बड़ा यहाँ का मेजर ड्रॉबैक है जिसके कारण मैक्सिमम स्टूडेंट छोड़ देते हैं। डाउन स्ट्रीम में डायरेक्टली आपको उसमें मिलता है, विलेज में भी मिलता है अगर आप रिफाइनरीज में जाओ तो, और आपको उसमें भी मिलता है, सीधा सिटीज में भी मिलता है, बढ़िया बढ़िया बहुत फर्स्ट क्लास सिटीज में भी मिलता है। ठीक है, अच्छा अभी ऑयल फील्ड का क्या फ्यूचर है? Maximum 100 years, sir. 100 years? Sir, we are going towards electrical because also, sir, हाँ, इसीलिए मैं पूछा ना कि फ्यूचर क्या है ऑयल का। sir, first of all, sir, it actually depends on, sir, OPEC भाई हिंदी countries में also. बोल ले, कोई दिक्कत नहीं है। No, sir, we also want to develop our communication skills, sir. We are trying on it. बढ़िया भाई, हाँ बोलो, इंग्लिश में ही बोलो। Sir, it actually depends, sir, on OPEC countries also, sir. It is not particularly in our hand only, sir. नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ ऑयल का फ्यूचर क्या है, वो ओपेक कंट्रीज में डिपेंड करता है कि कितना प्रोड्यूस करता है, क्या करता है, वो अलग चीज हो गई।
ऑयल का फ्यूचर क्या है? मैक्सिमम तुम्हारे हिसाब से कितने साल चलेगा? Sir, लगभग for 50 to at 60. least sir 60 years, sir, at least 50 years, sir, at least. One generation can go through it, sir. भाई मतलब हमारा जो हम लोग जो सोचते हैं वो ये है कि मैक्सिमम जैसे अभी आया था ना ऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल कन्वर्ट करने का, मोदी जी का क्या था, कब तक कर लेंगे? 2050. 2030। 2030, sir. 2030। Amended 2030. ठीक है, 2030 तक वो बोल रहे हैं, तो इंडिया लेट है, तो कितना होगा मैक्सिमम? 20 40. 2040, 50 sir. 50 मान लो मैक्सिमम लेट 2050, तो आज से 30 साल। यस सर। और इसके इफेक्ट दिखने कब से स्टार्ट होंगे? सर अराउंड 2025 तक। इसके इफेक्ट्स 10 इयर्स प्लस में दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, यस सर। क्योंकि कंपनीज ऑलरेडी स्टार्ट कर चुकी है अपने इनोवेशंस, अपने इनिशिएटिव स्टार्ट कर चुकी है, अपने पूरे सेक्टर्स को कन्वर्ट कर रही है इलेक्ट्रिक में, है ना? यस यस सर, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रही है सर। सब कर रही है, तो अगर सब की सब इलेक्ट्रिक की तरफ जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ वो सेगमेंट बचेंगे, मिलिट्री सेगमेंट्स बचेंगे जिसमें बहुत ज्यादा पावर्स लगते हैं, तो वो सेगमेंट बचेंगे इलेक्ट्रिक के लिए, ऑयल के लिए। तो क्या ऑयल का फ्यूचर है? नो सर। नहीं है ना? Sir, sir, बोलो। sir, what about sir ethanol blending program, sir, which was started, sir? उस- जब हर चीज इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट हो जाएगी तो इथेनॉल की जरूरत किसको पड़ेगी? Yes, sir. मतलब अच्छा, इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट क्यों हुआ? क्योंकि पोल्यूशन क्या करना है? सर Yes, sir. पोल्यूशन को रेगुलेट Decrease- करने के लिए। Reduce करना है। इसीलिए अगर इथेनॉल भी होगा ठीक है, बहुत ज्यादा एफिशिएंसी रहेगी, सब रहेगा, पोल्यूशन कम रहेगा, बट फिर भी पोल्यूशन रहेगा तो ना। Yes, इसीलिए sir. सारे अगर इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट हो जाती है तो क्या हमारे ऑयल फील्ड्स की कोई आगे जाके वैल्यू बचेगी? No, sir. अच्छा, ऑयल फील्ड्स में कहीं भी चले जाओ, पैकेज बहुत अच्छा है, क्यों? So Yes, harsh job surrounding or sir, sir. uh, Offshore jobs. मतलब वो हमको मतलब आपको जॉब देते हैं, बट ऐसी जगह में पोस्टिंग मैक्सिमम बता रहा हूँ, सर 60% के ऊपर जगह ऐसी आउटर जगह में जगह पे पोस्टिंग। होती है। हाँ, आउटर जगह पे सर पोस्टिंग रहता है बहुत। बहुत ज्यादा। मैक्सिमम लोगों की जहाँ पोस्टिंग देखोगे वो ऐसे ही जगह पे होती है, मतलब उनकी किस्मत बहुत अच्छी होती है जिसको दिल्ली मुंबई ये डायरेक्टली मिल जाते हैं, ठीक है? पर दिल्ली मुंबई इतने ज्यादा वहां पर वो नहीं है, वैकेंसीज नहीं है कि आपको मिल ही जाए। मैक्सिमम आपको साउथ साउथ के भी स्मॉल स्मॉल विलेजेस में मिलते हैं, इसीलिए यहाँ के पैकेजेस बहुत ज्यादा हाई रहते हैं, ठीक है? yes, sir. अच्छा, ये तो हो गया। और मतलब मेरे को जो ऑयल फील्ड के बारे में बतानी थी, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ भी है। गेट के बाद तुम लोग नीति मुंबई का नाम सुने हो? नो सर। NITEE है शायद। यस सर, सुने नीति- नहीं थे यस सर, नीति मुंबई 20 को। नीति मुंबई क्या है? Sir, Industrial Engineering College. नहीं, सर, एक बिजनेस ऐसा नहीं स्कूल है सर। भाई, ये इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग कॉलेज ही नहीं है, बहुत कुछ और भी है। बट हाँ, वो प्रॉपर जो तुमको तैयारी कराती है वो किसकी कराती है? इंडस्ट्रीज की। मैनेज मतलब हाउ टू मैनेज इंडस्ट्रीज, कैसे कैसे होते हैं। तो नीति मुंबई में अगर आपको मिलता है एडमिशन, उसके बाद जो डायरेक्ट आप जाओगे तो उसमें सीधा वो टेक्निकल में भी हो सकता है और नॉन टेक्निकल में भी हो सकता है। टेक्निकल का एवरेज पैकेज है 22 to 25 लाख, और नॉन टेक में फिर तो आपके कैपेबिलिटी के ऊपर है। अच्छा, ये गेट के बाद नहीं, कॉलेज के बाद एक और चीज खुलती है,
इसके बारे में कौन कौन सोच रहा है? यस सर। सोच कौन कौन रहा है? सर हम लोग सोचे हैं सर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ही हमारा स्टार्टअप है। तुम लोग जो अभी बाइक बनाए थे, यस सर। भाई बहुत अच्छी बाइक थी भाई वो। मतलब हम लोग देखे थे, MRK सर अपने स्टेटस में वो किए थे, हम यस लोग सर। देखे थे। तुम और कौन बनाए थे? सर हम लोग 4 लोग एक्चुअली, लास्ट ईयर में हम लोग, मैं, सागर, भुवेश और सब लास्ट ईयर में है जसप्रीत सर। अच्छा, तुम लोग ने क्या बाइक को कन्वर्ट किया था ना? यस सर, बाइक को एक हाँ, पेट्रोल बाइक को कन्वर्ट किया था इलेक्ट्रिक। और उसका क्या था एफिशिएंट, मतलब कितने देर चार्ज करने पे कितना किलोमीटर चलती थी? सर वो 4 घंटा नॉर्मल चार्जर से अगर हम करें तो 4 घंटा फुल चार्ज में सर 100 किलोमीटर तक तो चल जाएगी। विद एवरेज स्पीड ऑफ 45 टू 50। 45 to 50, 4 आवर्स कंटिन्यू चलेगी। यस सर। विद अ लोड ऑफ विद लोड ऑफ सर 150 टू 180 केजी। यस सर। 150 to 180 केजी, एवरेज में 2 आदमी। यस सर, 2 आदमी आराम से। बहुत बढ़िया भाई, इसको और इम्प्रोवाइज करोगे तो बढ़िया है। यस सर और सर। कोई स्टार्टअप्स के बारे में सोचा है? इतने लोग जुड़े हैं, बोल खाली 4-5 लोग रहे हैं, ऐसा क्यों? सर ग्राफिक डिजाइन स्टार्टअप, नॉन टेक। अच्छा, एक मिनट भाई, मैं आकाश सर, गुड मॉर्निंग सर। ये सर ही है ना अपने, आकाश सोनी सर? यस सर। हाँ आकाश सोनी सर है अनमोल। जी सर। अच्छा हाँ, स्टार्टअप्स के बारे में कौन कौन सोच रहा है? ग्राफिक्स कौन बोला भाई, मैं सुन नहीं पाया, सॉरी। सर मैंने बोला। हाँ बोल भाई। ग्राफिक डिजाइन का स्टार्टअप है एंड मेरे पास क्लाइंट्स भी हैं फ्रॉम यूक्रेन। वेरी गुड। अगर स्टार्टअप, देखो जिसका स्टार्टअप का अगर आइडिया है और स्टार्टअप चल जाए तो उसको इस सब के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। ठीक है, मैं ध्यान भी नहीं लगाना। अगर आप डिसाइड कर लिए हो कि आपको स्टार्टअप करना है, ठीक है, दो ही चीज हो सकती है, या तो फेल होगा या तो सक्सेस होगा, यस सर। है ना? तो उससे डरना नहीं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, उससे नहीं डरना। अच्छा, किसका किसका कोई पैशन नहीं है, पैशन में आगे बढ़ना? है सर। कौन है भाई, कोई बोलो बोलो तो। सर सीजीपीएससी। CGPSC पैशन है? सर उसमें पैशन है मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स। बहुत बढ़िया। और किसी का कुछ? सर रिसर्च रिलेटेड पैशन है मेरा, एस्ट्रोफिजिक्स में रिसर्च करने का बहुत। एस्ट्रोफिजिक्स, ठीक है। तो मतलब एमटेक करने के बाद मतलब ये बी करने के बाद सीधा तुम जा सकते हो गेट के थ्रू। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जो एस्ट्रोफिजिक्स में बहुत अच्छी है, IITs में। और कोई पैशन में 48 लोगों में? कोई सोचा अपने पैशन में आगे बढ़ोगे? हमारे में 2-3 लोग हैं जो ऐसा किए हैं, वो आगे बढ़े हैं। अच्छा, किसी को और कोई गेट गेट से टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट? मतलब ये तो मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से ओवरव्यू बताया हूँ, किसी को स्पेसिफिक कुछ पूछना है? हेलो। प्रिपरेशन यस के सर, मेरे टाइम को आपका पूछना है सर। शेड्यूल कैसा था? एक मिनट भाई, दोनों एक बार में बोलोगे तो नहीं सुन पाऊंगा। हाँ नोबेल भाई। यस सर। सर मेरे को ये पूछना था सर, जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं सर कि प्रिपरेशन तो हम लोग की चल रही है सर, बट हम्म, प्रॉब्लम ये होती है ना सर, कभी कभी ऐसे न्यूज़ आ रहे हैं सर कि कुछ प्राइवेटाइज हो जा रहा है और वैकेंसीज कम हो रही है ये सब चीज़ों की।
सर वो उससे कैसे डील करना चाहिए सर? मतलब हम लोग को ये तो है कि सर करना है मतलब, लेकिन एक सर वो रहता है ना कि पीएसयू में जॉब मिल जाए या गवर्नमेंट सेक्टर में मिल जाए, बट सर ऐसा अभी सिचुएशन ऐसे देख के ऐसा लग नहीं रहा है सर कि मतलब बहुत सारे जॉब्स हैं सर, तो उससे कैसे डील करें सर? एकदम सही बोला। लास्ट ईयर अगर देखेंगे, द फर्स्ट ईयर ऑफ पेंडेमिक 2020, उस समय बहुत कम वैकेंसीज थी। मतलब मैं जितने भी बच्चों को जानता था जिनका अच्छा अच्छा रैंक आया, वो भी कहीं नहीं जा पाए। उससे ऐसा है भाई कि पेंडेमिक तो हर जगह है, तो यस आपको उस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। यस सर। अपनी बात भी हुई थी ना नोबेल? यस सर, हुई थी सर। और किसी को कोई डाउट? सर प्रिपरेशन के टाइम शेड्यूल किस टाइप का रहे? शेड्यूल, अच्छा ये तुम कैसा सोच रहे हो अभी क्या है, अगर पहले तो अपना मन बना लेना कि क्या करना है, कि गेट और आईएएस के चक्कर में मत फंसना। यस सर। समझ गए? अगर पहले से सोच लियो आईएएस करना है, तो तुम गेट साथ में लेके चल सकते हो। और अगर पहले से ये सोच लियो कि तुमको गेट करना है, उसके बाद आगे जाके करोगे कि आईएएस करना है, तो दोनों नहीं रहेगा हाथ में। यस सर। तो पहले से सोच लेना। अच्छा, आईएएस के एग्जाम के बारे में सब पता है ना? भाई थोड़ा सा जवाब दे दो यार। Yes, sir. बस 4 लोग, बाकी लोग? हेलो अनमोल। बाकी लोग? हाँ सर, हाँ हेलो मयंक अनमोल, सर। मयंक। गुड मॉर्निंग सर। हाँ अनमोल, हाँ मैं ये चाह रहा हूँ बेटे कि एक बार बच्चों को थोड़ा सा ये डिस्कस कर लो एक बार, कि वो बच्चे आइडेंटिफाई खुद में कैसे कर पाएंगे। कि वो कई बार ये रहते हैं कि डिलेमा में रहते हैं बच्चे, कि जैसे वो जब अलग अलग सोर्सेस से अलग अलग चीजें सुनते हैं कि मतलब हाँ ये भी कर लेना चाहिए, ये भी कर लेना चाहिए, ये भी कर लेना चाहिए। वो कई बार मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि बच्चों के साथ एक ये दिक्कत रहती है कि वो खुद में सेल्फ जज नहीं कर पाते कि उनके लिए क्या बेहतर या वो किस चीज के लिए बेहतर है। तो अगर उस बारे में थोड़ा सा कुछ मतलब आप बता देंगे बच्चों को, तो मतलब बेहतर रहेगा मेरे ख्याल से। जी जैसे सर। कई बार बच्चे को ये समझना मुश्किल हो जाता है कि मैं कैंपस प्लेसमेंट के लायक हूँ कॉलेज के, कि मैं गेट कर सकता हूँ, या उसको खुद में सेल्फ जजमेंट भी थोड़ा सा मुश्किल जाता है। और आप एक अच्छी जगह पे पहुंच गए हो, तो मेरे ख्याल से आप ज्यादा बेहतर बता पाओगे बच्चों को कि जी वो सर। कैसे खुद को सेल्फ जज कर पाए। सर हमको भी तो आप ही लोग गाइड किए थे सर। नहीं ठीक है बेटे, मतलब हम लोग कर लेंगे, फिर भी एक सीनियर है, एक पढ़ा हुआ बच्चा जब अच्छी जगह पहुंचता है तो जी बाकी सर। बच्चों में ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है बेहतर तरीके से आप बताओगे तो। ठीक है बेटे? जी सर, मैं ओके। बताता हूँ भाई। मैं मतलब एक छोटा सा बात बता रहा हूँ। मेरे टाइम पे भी यही हुआ था। मैं भी बहुत कंफ्यूज था कि मैं कैंपस में बैठूं कि नहीं बैठूं, कैंपस की तैयारी करूं कि नहीं करूं। मेरे साथ ये हुआ था। तो जब मैं गेट का प्रिपरेशन स्टार्ट किया था 7 सेमेस्टर में, स्टार्ट करते करते बीच बीच में ऐसा होता था कि कैंपस करना है नहीं करना है, करना है नहीं करना है। उसके कारण मेरी गेट की पढ़ाई में बहुत इफेक्ट आता था। तो मेरे को जब भी ऐसा कोई प्रॉब्लम होता था ना, तो मैं तरन सर के पास जाता था और तरन सर से जाके बात करता था। और बाहर जब भी रूम से बाहर निकलता था, एक ही बात थी, अपडेट करना है। जब मैं उसमें भी था, मेडीजी में था दिल्ली में, तो तैयारी करने के टाइम पे भी ये हुआ था कि मेरे को ऐसा लग रहा था होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, नहीं होगा तो क्या करूंगा, कहाँ जाऊंगा, कुछ नहीं। फिर तरन सर को फोन करता था, तरन सर से आधा घंटा बात करता था, तरन सर सब समझा देते थे। फिर नहीं, गेट हो जाएगा, गेट हो जाएगा। तो तरन सर ऐसा क्या बोलते थे? मेरे को तरन सर सिर्फ एक बात बोलते थे, मान ले तेरा 1 साल नहीं हुआ, गेट में 1 साल नहीं हुआ, तो क्या होगा? और कैंपस में हो गया, तो तू कैंपस में जाएगा नॉन टेक में, 3-4 लाख का पैकेज लेगा, और उसके बाद क्या करेगा? आगे बढ़ेगा। और यहाँ पे 1 साल तू पीछे हो गया। गेट, अगर गेट नहीं होता है और कैंपस हो जाता है, तो मैं कैंपस में एक साथ आगे बढ़ गया और गेट में 1 साल पीछे हो गया। अगले साल नहीं हुआ, कितने का पीछे हो जाएगा? 8 लाख। इतने का ही पीछे होगा ना। यस सर। और यस। लगेगा मेरा 2 लाख।
10 लाख पीछे हो जाएगा। तीसरे साल जब तेरा हो जाएगा तो पहला साल का पैकेज कितना आएगा? पहले साल का पैकेज कितना आएगा गेट में? सर 15 to 20। सब कवर हो गया? यस सर। यस सर। सारी मेहनत कवर हो गई? उसके बाद ये याद ही नहीं रहता है कि 2 साल आपने क्या किया, 2 साल कितनी मेहनत की, 2 साल आपने इतना पुट इन किया, पर कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता। जब एक बार प्लेसमेंट हो जाता है उसके बाद ये कुछ नहीं, वो सिर्फ खुशी रहती है और सब बराबर हो जाता है। मेरी जब भी मैंने कोई भी प्रॉब्लम फेस की, मैं एक बात बता रहा हूँ, डिप्रेशन बहुत आते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रिपरेशन। बहुत आदमी डिप्रेस होता है, मैं भी होता था। मैं सिर्फ एक जन को ही फोन करता था, तरन सर। सिंपल, कुछ भी दिमाग में आया सिर्फ मैं तरन सर को ही कॉल करता था। तरन सर को जानते हो ना? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। और मैं इसको बोला था, नोबल को बोला था शायद। नोबल, यस सर मेरे को बोले थे सर। मैं नोबल को बोला था कभी भी ऐसा Yes, कोई sir, बोले प्रॉब्लम थे। आए ना तो फोन कर Yes, लिया sir. कर, सब ठीक हो जाएगा। यस सर। मतलब जो गेट की, इतने लोग हैं यहाँ पर, सब गेट की प्रिपरेशन में तो होंगे नहीं, ये बात मेरे को भी पता है। मान लो अगर 20 बच्चे भी प्रिपेयर कर रहे हैं, 20 बच्चे आराम से अपना एक कोई जिसको आप मानते हो उसको, उससे बात करो, बहुत बढ़िया सॉल्यूशन देंगे। मैं एक बात बताता हूँ, मैं जब यहाँ से गया था 21 मई, मैं यहाँ से गया था, 17 को कॉलेज खत्म हुआ था। तो हम लोग डिसाइड कर लिए थे, हम 3 दोस्त थे, हम लोग डिसाइड कर लिए थे हम लोग जाएंगे। और हम लोग ऐसे कॉलेज में 4 लोग घूमते थे, 5 लोग, जिसमें 4 मैकेनिकल का था, एक सिविल का था, जिसमें हम 3 लोग गए थे ये सोच के कि हम लोग को आगे तैयारी करनी है। और हम लोग वही 3 लोग साथ में बैठते थे। उस टाइम पे सिनेरियो ऐसा था, हम लोग जब पहले दिन गए थे तो एवरेज में हम लोग 3-4 घंटा पढ़ते थे। फिर जैसे 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 टाइम पास हुआ ना, ऐसा होता था अगर वो 4 घंटा पढ़े तो मेरे को 5 घंटा पढ़ना है। तो वहाँ जो सराउंडिंग्स है, जो एनवायरनमेंट बिल्डअप होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है। तो ऐसे ही अपने फ्रेंड सर्कल ढूंढो। और अगर अभी क्या है, पेंडेमिक के टाइम पे कहीं जा तो सकते नहीं, ऐसे ही 3-4-5 लोगों का ग्रुप बनाओ और साथ में बैठ के पढ़ो, बहुत फायदा मिलता है। पढ़ना सिर्फ तब ना। और कुछ, किसी को कुछ पूछना है तो पूछो भाई। सर बहुत सारी पीसीयूज अभी विदाउट गेट भी आजकल एंट्री ले रही है। हाँ, ये हो रहा है। क्या होता है कि पहले के टाइम पे जब लास्ट वो था, तो उस समय 2013 के पहले देखोगे ना तो बहुत सारी पीएसयूज अपने एग्जाम कंडक्ट कराती थी। यस सर। और फिर क्या हुआ, सेंट्रलाइज कर दिए सबको कि सब एक ही के थ्रू लेंगे। बट अब एक ही के थ्रू नहीं ले रहे हैं, अब इसके थ्रू भी ले रहे हैं और अपना अलग से एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं। वाइजेक स्टील और ये सब जैसी वो है, वो ऐसा भी कर रही है। तो उसमें कोई ऐसा मेजर डिफरेंस नहीं है, पढ़ाई सेम है, बस थोड़ा बहुत जो अलग रहता है वो उनके सिलेबस में पता चल जाता है। ओके सर। और किसी को कुछ पूछना है? हाँ अनमोल, मेरे तरफ से भी स्टूडेंट्स के लिए एक क्वेरी टाइप का था जी कि आप सर, ये भी गुड थोड़ा मॉर्निंग सा सर। बता दीजिए कि जी यस यस, गुड मॉर्निंग। जैसे गेट के एग्जाम के बाद पीएसयू पे कैसे अप्रोच करना है? कई पीएसयू शायद ऐसे कुछ होते हैं जो गेट के एग्जाम के पहले शायद फॉर्म फिलअप कराते हैं, कुछ पीएसयू जो है वो गेट के रिजल्ट के बाद फिलअप कराते हैं। इसके बारे में भी कुछ स्टूडेंट्स को जानकारी दे देते तो अच्छा रहता। कई जो कंपनी, जैसे ये तो अपने अपने तैयारी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी तैयारी बहुत स्ट्रांग है, आपने तैयारी करते करते आपने ये समझ लिया है कि, और टेस्ट सीरीज अपन देते हैं, टेस्ट सीरीज के टाइम पे ही आपको ये पता चल जाता है कि आपको मतलब आप कौन से लेवल पे लाई करते हो। जैसे
बहुत बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट है, जैसे मेडिजी हो गया, अन अकेडमी हो गया। इसमें जब आप टेस्ट सीरीज देते हो तो आपको आपके रैंक के बेसिस में समझ में आ जाता है कि आपको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, मतलब फिलअप करना चाहिए कि नहीं। 90% जो कंपनीज रहती है, 90 नहीं 95% के ऊपर कंपनीज इसमें वो कराती है, आफ्टर गेट फॉर्म फिलअप कराती। एक दो कंपनीज या इक्का दुक्का कंपनी जो गेट के पहले फॉर्म फिलअप करवाता है। फिर गेट दे दिए, गेट के बाद भी आपके पास सफिशिएंट टाइम रहता है, आप सोच लो। फिर गेट का उसके बाद वो आता है, और ऐसा 500 to 700 ऐसा कोई फीस रहता है, और उसमें आप फिलअप कर सकते हैं फॉर्म्स। बहुत सारी कंपनी, जैसे मेरे टाइम पे कौन सी कंपनीज थी, पहले करवाई थी, नहीं भाई याद नहीं है मेरे को, है पर एक दो कंपनीज है जो पहले करवाती है। यस। और स्टूडेंट की तरफ से एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे गेट का जो एग्जाम होता है या फेब या मार्च में होती है, ओके, तो मतलब स्टूडेंट को किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए कि कंटिन्यूअस वो एंड टाइम तक उनको पढ़ना चाहिए, कि कुछ टाइम स्लॉट उनको रखना चाहिए कि पहले फर्स्ट कंप्लीट हमने कर लिया, सपोज सितंबर अक्टूबर तक पूरा कंप्लीट कर लिया, फिर रिवीजन के लिए कितना समय देना चाहिए, इसके बारे में भी थोड़ा सा अनमोल बता दो बेटा। हमको जैसे हमको जब हमारे तरन सर ने बताया था, गेट को जब भी कोई भी एग्जाम को पढ़ो, कोई भी एग्जाम को पढ़ने का एक सिंपल सा सॉल्यूशन है। अगर क्रैक करना है तो पढ़ो, एक बार पढ़ो, और कम से कम 10 बार रिवाइज करो। जैसे एक सब्जेक्ट आता है मैन्युफैक्चरिंग साइंस, एक सब्जेक्ट है मैन्युफैक्चरिंग साइंस, इसको नहीं करते करते मिनिमम टू मिनिमम 10 बार रिवाइज करना पड़ेगा। इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं घुमा घुमा के, सिंपल रहता है बस लैंग्वेज ऐसा घुमा देता है कि वो अगर रिवाइज नहीं है तो भूल जाओ। थ्योरी सब्जेक्ट्स है, न्यूमेरिकल पार्ट नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ थ्योरी की बात कर रहा हूँ। जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स है जिनका वेटेज ज्यादा है, उसको वेटेज के हिसाब से आपको वो करना पड़ता है। जैसे थर्मोडायनेमिक्स है, थर्मो को कितने बार पढ़ना पड़ेगा? मयंक सर से पढ़े होगे सब? यस सर। कितने बार रिवाइज करना पड़ेगा? और मैं बता रहा हूँ, मयंक सर जो पढ़ाते हैं वो गेट लेवल का ही है, गेट में उससे ऊपर नहीं आता थर्मो में। तो कितने बार रिवाइज करना पड़ेगा? बोलो। 4 से 5 बार। 4 to 5 टाइम्स, एकदम सही। और सॉम? सेम 4 to 5 टाइम्स। अच्छा, ये 10 बार क्यों है और ये 4 to 5 टाइम्स क्यों है? ये दो रीजन है। भाई एट अ टाइम, भाई एट अ टाइम, एक भाई एट अ टाइम। बोलो भाई, राजू सिंह चंद्रा पहली बार बोल रहे हैं, राजू सिंह। सर उसका वेटेज बहुत ज्यादा है। और दूसरा वो थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिकल है। इसीलिए ये थ्योरेटिकल है और वेटेज ज्यादा है, इस हिसाब से उसका वेटेज हुआ। और सबसे बड़ा वेटेज कब आता है पता है? जो आईआईटी कंडक्ट करा रही है ना, जो आईआईटी उसका पेपर कंडक्ट करा रही है, उसका लास्ट ईयर के लास्ट 3-4 साल के पेपर देखो। पेपर में तुमको वेटेज देके समझ में आ जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा वेटेज ले रहा है। हमारे टाइम पे मशीन डिजाइन का वेटेज ज्यादा था, सॉम का वेटेज ज्यादा था। हमने मशीन डिजाइन, सॉम मतलब अपार्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग साइंस, मशीन डिजाइन और सॉम को थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया था। कई जैसे कई आईआईटी फ्लूइड में बहुत ध्यान देती है, तो फ्लूइड को ज्यादा बार रिवाइज करो। एवरेज में 4 to 5 टाइम्स हर सब्जेक्ट को रिवाइज करो। हर सब्जेक्ट को जितने बार रिवाइज करोगे उतने बार कुछ नया पढ़ने को मिलेगा, उतने बार तुमको लगेगा अरे यार ये तो मैं पढ़ा ही नहीं था पिछले बार। और मेजर जहां जाके फंसोगे
इंटरव्यू में मेजर प्रोजेक्ट किसका किसका नहीं है? अरे बोलो भाई। सभी का है अभी तो। अभी तक सभी का है। और कौन ऐसे हवाबाजी में कर रहा है? ईमानदारी से बताओ। ईमानदारी से बताओ। कोई नहीं बताएगा ना, अभी सर लोग हैं। अगर हवाबाजी में कर रहे हो और अगर गेट के थ्रू जाना है तो भाई अपना तैयारी कर लेना। अगर तुम्हारा मेजर प्रोजेक्ट या माइनर जो भी है अगर तरीके से रहा तो मेजर प्रोजेक्ट के बारे में पूछेंगे, कुछ पूछेंगे भी नहीं। मेरा जो प्रोजेक्ट था, मेरा जहां भी सिलेक्शन हुआ सिर्फ मेरे प्रोजेक्ट के कारण हुआ। सर आपने कौन सा प्रोजेक्ट किया था? हम लोग हवा से पानी बनाने वाली मशीन। यस सर, बताए थे तरन तरन मतलब सीधा ड्रिंकेबल वाटर था वो। और मेरा त्रिवेणी टरबाइन में भी सिलेक्शन इसी के बेसिस पे हुआ था। सिर्फ इसी में घुमाए थे मेरे को, मेरे सिर्फ प्रोजेक्ट में घुमाए, क्योंकि मैं हाईलाइट ही अपना प्रोजेक्ट किया था। इंटरव्यूज के टाइम पे वो बात डिपेंड करती है तुम अपना इंटरव्यू किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हो। मैंने अपना इंटरव्यू सिर्फ और सिर्फ मेजर प्रोजेक्ट में लेके जाना चाहता था और मैं मेजर प्रोजेक्ट में लेके गया, वो मेजर प्रोजेक्ट में पूछे, सिलेक्शन हो गया। मैं 2 जगह इंटरव्यू दिया, आईओसीएल में दिया था बट मेरी रैंक इतनी अच्छी नहीं थी कि आईओसीएल में हो जाए। सिर्फ आईओसीएल से कॉल आया था। बीपीसीएल में मैं जीडी में ही बाहर हो गया था। हाँ, ये वाली बात तुम लोग सोच सकते हो। जब बीपीसीएल में सिलेक्शन नहीं हुआ था तो मैं बहुत डिप्रेस हो गया था। फिर से मैं किसको फोन किया था? तरन सर को। मैं मतलब मेरे आइडल वही है। हम लोग को जो तरीके थे बताया गया, जो तरीका था पढ़ने का, जो क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, सब तरन सर बताए थे। तो कभी भी ऐसा कोई दिक्कत आए तो कभी डिप्रेस नहीं होना और डिप्रेस होकर टाइम नहीं वेस्ट करना। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये, डिप्रेस होने के बाद आदमी छत पे चला जाता है, सोचते 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 बहुत टाइम वेस्ट करता है। भाई वहां टाइम नहीं वेस्ट करना है। मैं जब बीपीसीएल में, मेरा जब जीडी में बाहर हो गया था, मैं बहुत ज्यादा सोच में पड़ गया था, भाई अब क्या करूं। और उसके बाद मैं फिर से प्रिपरेशन चालू कर दिया और पर फिर ओएनजीसी से कॉल आ गया था तो फिर बंद कर दिया। और किसी को कुछ पूछना है? यस सर। सर बोल मेरा भाई। एक डाउट है सर, अगर किसी का सिलेक्शन होता है पीएसयू में हाँ, और साइमल्टेनियसली सर वो अगर उसका अगर वो कहीं पे उसका बिजनेस है या स्टार्टअप है तो सर क्या पीएसयू अलाउ करता है? अगर छुपके छुपके करोगे तो सब होता है। सर मतलब दूसरे के नाम से? दूसरे के नाम से। बट ऐसा करना गलत नहीं है। बट हाँ, अगर पीएसयू में जा रहे हो तो अपने जॉब के साथ गद्दारी नहीं करना। बस यस गद्दारी इन द सेंस, वहां बैठे ऑफिस में बैठे बैठे अपना काम चला रहे हो। यस ऐसा नहीं है कि तुम ऑफिस में बैठे हो तो पूरा टाइम ही उसमें करोगे, ऐसा तो होता नहीं है। यस सर। थोड़ा बहुत करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट ऐसा नहीं कि ध्यान ही उसमें, यहाँ का काम में ध्यान ही नहीं है, यहाँ का बस पैसा ले रहे हैं और काम वहां का कर रहे हैं, ये नहीं करना। यस और अगर ऐसा ही है, अगर अपना स्टार्टअप में इतना कॉन्फिडेंस है तो मैं बोलूंगा ज्वाइन ही क्यों करना, उतना भी टाइम अपने स्टार्टअप में डिवोट करो। यस सर। और अगर किसी का कोई पैशन है और वो कॉन्फिडेंट है, सब चीज छोड़ के अपने पैशन की तरफ जाओ। जैसे किसी का पैशन रिसर्च की तरफ है, किसी का पैशन अभी कौन क्या क्या बताया था, एस्ट्रोफिजिक्स। और जैसे ये कुणाल का स्टार्टअप में फोकस है, उसमें आगे बढ़ो, मेहनत करो, बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। यस सर। 2 नाव में मत रखना भाई पैर, बस कि नाव जब अलग होगी ना तो कहीं के नहीं रहेगा। हेलो सर। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। सर मेरे को एक डाउट था। गुड मॉर्निंग। हाँ, सर जैसे मेरे 12 के परसेंटेज लो है, अगर मैंने गेट कितना और लो कॉलेज है? के पास, कितना लो सर है भाई? सेकंड डिवीजन है।
सेकंड डिवीजन है, कितना? 49%। मेरा भी उतना। अगर मैंने गेट और कॉलेज में अच्छा वो करा, मतलब प्रिपरेशन और अच्छा रैंक लाया, तो मेरा सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे कि नहीं? नहीं बढ़ेंगे भाई, सॉरी नहीं बढ़ेंगे। सिंपल सा बात है, उन्होंने बेसिक सिलेक्शन क्राइटेरिया रख दिया। देखो भीड़ बहुत आती है, भीड़ को छांटने का एक बेसिक क्राइटेरिया रख दिए 60%। सुना होगा, बहुत मेजर मेजर कंपनीज में, जितने भी कंपनीज है उसमें 60% रखे हैं। और जिसमें अगर नहीं है उसमें फोकस करो और उसी में आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई ऐसी कंपनी जानते हो जो 60% के बिलो लेती है? नो सर। सर जैसे गवर्नमेंट जॉब में भी, जैसे आईएएस में तो उतना मायने नहीं रखता तो परसेंटेज। आईएएस, हाँ तो आईएएस में तैयारी करो। बट आईएएस के लिए भाई ये बात ध्यान रखना कि पढ़ते पढ़ते बहुत चीजें उल्टी पुल्टी हो जाती है। जैसे अभी मैं बताता हूँ, मेरा एक दोस्त है, उसका ऑलमोस्ट सिलेक्शन होने वाला था आईएएस में, बहुत अच्छी रैंक थी, अपना ही सीनियर है, मेरा मेरा एकदम जिगरी यार है। अचानक से ऐसा हुआ, एग्जाम दे के आया, सिलेक्शन दिमाग में था, अचानक से सीट हटा लिए और कट ऑफ बढ़ गया, नहीं हुआ सिलेक्शन। इसके पहले उसने प्रीलिम्स निकाल लिया, मेंस में रह गया था, इस बार प्रीलिम्स में नहीं निकला। इसी ये गवर्नमेंट के जो अलग अलग टाइप के डिसीजन होते हैं, इसमें बहुत अपने लाइफ में बहुत ज्यादा गंदा इफेक्ट दे देते हैं। और किसी को कुछ और कोई पूछो कुछ। सर मेरा एक डाउट था हम्म। सर, जैसे अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जब बहुत ज्यादा फोकस कर रही है गवर्नमेंट भी, और तो ओएनजीसी क्या कर रही है उस चीज से डील करने के लिए? भाई मतलब हर कोई अपना अपना बिजनेस मॉडल चेंज कर रहा है। हम लोग भी सोलार की तरफ और अलग अलग जो वो है उसकी तरफ वो सेगमेंट में बढ़ रहे हैं। हमारा सोलार का बहुत बड़ा प्लांट लगा है और ओएनजीसी किसी ना किसी चीज में उतरेगी, बहुत जल्दी पता चलेगा। तो जैसे अभी स्वैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ज्यादा चल रहा था कि स्वैपिंग के लिए ओएनजीसी, जैसे ओएनजीसी बीबीसीएल है, ये लोग आ सकते हैं आगे, तो क्या ऐसा कुछ है कि अभी इस पे काम हो रहा है अंदर, मतलब आप हो गई से जुड़े हुए हो तो? भाई देख, जैसे जैसे टाइम चेंज होता है, आदमी को अपना बिजनेस मॉडल, अपना बिजनेस स्ट्रक्चर सब चेंज करना पड़ता है। जैसे अभी जो जो भी अभी व्हीकल्स बना रही थी, पहले अलग वे में बना रही थी, अभी पूरा उनको इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करना पड़ रहा है ना। वैसे ही ओएनजीसी भी करेगी, बीपीसीएल भी इतनी बड़ी बड़ी कंपनी जाएगी कहाँ? इतना जो बड़ा उन्होंने कॉस्ट इन्वेस्टमेंट किया वो कहाँ जाएगा? सब अपना अपना दिमाग लगा रहे हैं और धीरे से बिजनेस मॉडल चेंज होगा ही होगा, करना ही पड़ेगा। जैसे अभी जो नॉर्मल बिजनेसमैन थे पहले, वो क्या करते थे, नॉर्मल ग्राहक आता था, सेल होती थी। अब क्या हुआ, जैसे ही ऑनलाइन चला गया तो सबको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आना पड़ा ना। जी सर। आना पड़ा कि नहीं पड़ा? यस सर। और नहीं आया वो कहाँ गया? डाउनफॉल हो गया, धूल में मिल गया। एक सिंपल सा बात है, आपको टाइम के साथ अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो हम लोग पहले कॉलेज जाते थे, अच्छा कौन कौन कॉलेज जाता था पहले? मतलब एक साल पहले जब फोर्थ सेमेस्टर के, एट सेमेस्टर के सभी जाते थे। अचानक से तुम्हारे को चेंज करना पड़ा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आना पड़ा, आए कि नहीं आए? यस सर। चेंज लाना पड़ा कि नहीं पड़ा? सर अभी हम बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये भी एक चेंज ही है। पहले आके कॉलेज में लोग देते थे, लेक्चर देते थे, हम लोग को भी आके हमारे सर ने बताया था तब। तो अगर चेंज नहीं करोगे तो क्या होगा? बहुत प्रॉब्लम्स होगी और गायब हो जाओगे। चेंज बहुत जरूरी है, हर चीज में चेंज बहुत जरूरी है। हाँ भाई, वैल्यू वैल्यू नहीं रह जाएगा हम लोग का अगर चेंज को ढंग से अडॉप्ट नहीं कर पाए। हम लोग मतलब एक बात बताता हूँ कि हम लोग चार लोगों का ग्रुप था मैकेनिकल में, ऐसे हम लोग 5 लोगों का ग्रुप था, और हम लोग का जो 4 लोगों का ग्रुप था बहुत अच्छा था। तो ग्रुप जो होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
और दोस्ती तो हमेशा रहती है फिर। तो ग्रुप बहुत अच्छा बनाना अपना। जैसे कुणाल बताया 4 लोगों का एक ग्रुप था ना कुणाल? यस सर। तो वो 4 लोग ऑल मतलब पूरे लाइफ लॉन्ग साथ में रहोगे। यस तो सर। ऐसे वैसा ही 8 लोग रखना। का था। यस सर। हाँ सर ऐसे 8 लोगों का था, उसमें सर एक पीयूष भी है जो जो वो भी स्टार्टअप कर रहा है। बहुत बढ़िया है भाई। मतलब मैं तो बोल रहा हूँ, हम लोग उस समय स्टार्टअप नया नया था। अगर पैशन है, पैशन को ब्लाइंडली फॉलो करो। मतलब मयंक सर से बड़ा एग्जाम्पल पैशन के लिए कोई नहीं हो सकता। मयंक सर, तरन सर, इन दोनों के अलावा मतलब मयंक सर का तो जानते ही हो। यस सर। यस सर। मतलब वो अपना पैशन को फॉलो करते करते टीचिंग फील्ड में भी है। हम लोग को सर बताए थे टीचिंग भी उनका एक पैशन है, इसीलिए पढ़ाते हैं। तो भाई मयंक सर से बहुत सीखने वाली बात है ये, कि मयंक सर अपने पैशन को भी बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं और अपने टीचिंग फील्ड को भी बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। हमारे मतलब तुम्हारे सीनियर्स में मेरे ही टाइम के 2-3 लोग हैं जिसको तुम लोग जानते होगे। पलाश श्रीवास्तव जी, जानते हो कि नहीं? ईटीएनटी का है और यस वही सर। अपना पैशन में आगे बढ़ा है। पैशन में आगे बढ़ के उसने एक्टिंग फील्ड चूज की और अभी अच्छा कर रहे हैं। यूट्यूब में वीडियो देखे ही होगे। रायपुर वाइन्स करके है शायद, देखे हो कोई? यस सर, लोकल ट्यूब। लोकल ट्यूब, हाँ द लोकल ट्यूब। वो अपने ही कॉलेज का है, पलाश श्रीवास्तव। और अपने मैकेनिकल में एक लड़का था, वो म्यूजिक में बहुत इंटरेस्टेड था। कोई जानता है? कोई जानता है? रवि चक्रवर्ती नाम है उसका। नहीं उसका सर। एक गाना, वो एक उसका एक गाना को गाया है, चुनर चुनर पैरी बाजे गोरी, एक बार सुनना। तो अगर पैशन है ना, तो पैशन को फॉलो करो। किसी के पास तो पैशन ही नहीं होता है भाई, क्योंकि पैशन का जब कोई काम करते हो ना, तो दिल से काम करते हो। और किसी को कोई पूछना है? यस सर, एक डाउट था मेरे को और बोलिए। नोबल को सेम डाउट आया था। हाँ हम लोग एमटेक का देख रहे थे, जो मैकेनिकल के फील्ड्स रहते हैं, प्रोडक्शन, डिजाइन और थर्मो में, तो सर हम लोग को मतलब एरोनॉटिक्स और उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था। तो सर हम लोग को ये नहीं समझ आ रहा है कि उसके बाद जॉब में रहता है कि रिसर्च में कितना स्कोप है या फिर जॉब में भाई कितना सुन, स्कोप। मैं एक बात तो बता देता हूँ। अगर तुमने तरीके से पढ़ाई की है, जॉब हर जगह है, हर जगह जॉब है। अगर तरीके से पढ़ाई की है, तुम्हारे पास सब्जेक्ट में साउंड है, तो तुम्हारा यस सर। सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। यस सर। क्योंकि हर कोई चाहता है हमको अच्छा मिले, और पढ़ने मतलब जिसके पास टेक्निकल साउंड जो स्टूडेंट्स है, वो हर कोई चाहता है। अच्छा, अपने ऊपर ही लेके देख ले। अगर तू किसी कंपनी का सीईओ है या कोई इंटरव्यूअर है, तो तू क्या चाहता है? तू कैसे बच्चों को लेगा? जो टेक्निकली साउंड है कि जो टेक्निकली अनसाउंड है? सर टेक्निकली साउंड बच्चों को। इस बात को एकदम दिमाग से निकाल दो कि जॉब नहीं है। अगर तुमने, हाँ, एक आध दो बार भाई किस्मत का रोल होता है, आई एग्री, और यस बहुत सर। लोगों के साथ हुआ भी है। मैं बता देता हूँ, मेरा भी सिलेक्शन मतलब अगर किस्मत बोलोगे तो किस्मत के थ्रू ही हुआ था। मेरी जब गेट का एग्जाम देने के बाद जो मेरी स्कोर था, जो हम पेपर का जब रिजल्ट आता है तब आता है, पेपर आता है ना रिस्पॉन्स शीट, यस सर। यस। उसके हिसाब से मेरा, एक सेकेंड, उसके अकॉर्डिंग मेरा 72 नंबर था। मेरा सिलेक्शन होता कहीं? नहीं होता। मुश्किल था सर। ऑफिशियल से कॉल आ जाता, वो तो अभी भी आया था और रिजेक्ट हो गया था। तो उस समय भी आता तो मैं आज कहीं नहीं होता। मतलब उस समय कहीं नहीं होता। उसके बाद क्या हुआ तुम लोग जानते होगे, 2018 में गेट ने अपना 7 नंबर का आंसर चेंज किया था। पता है किसी को?
नो सर। 7 नंबर में 6 नंबर मेरे बड़े थे। सिक्स नंबर मेरे इंक्रीज हुए थे, और वो क्वेश्चन में इंक्रीज हुए थे जिसमें रेंज बढ़ाई थी। जैसे मेरा 46.2 आंसर आ रहा है, मैं क्या बोला था, गेट इज ऑल अबाउट एक्यूरेसी। Yes. तो जैसे ही मेरा आंसर आ रहा था 44.3, और गेट का जो रेंज था वो था 44.7 से लेके 48.3, एक्सक्यूज मी। तो मेरा आंसर बाहर था कि अंदर था? बाहर था सर। बाहर था। उसके बाद जब आंसर चेंज होके आया था, तो 44 से मैं क्या बोला था, 44 थे ना, जो भी था, मतलब 44 पॉइंट अगर मैं 3 लिखा था तो 44 से 46 आंसर हो गया था। तो रेंज के अंदर आ गया कि नहीं अब? Yes, sir. तो मेरे साथ ऐसा टोटल में 6 नंबर के लिए हुआ था। मेरा पहले था नंबर 40, और एक सबको पॉजिटिव आंसर, सबको ही पॉजिटिव मिला। टोटल 7 में 7 मेरे चेंज हुए थे। 8 या नंबर का चेंज था जिसमें मेरे 7 नंबर चेंज हुए थे। 72 से सीधा 79 आया था। तो है भाई, किस्मत का भी रोल है, ऐसा नहीं है, बट हाँ, अपनी मेहनत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। Yes, sir. और कई ऐसे सीनियर्स हैं जो मेरे से भी ज्यादा अच्छे अच्छे थे, बहुत टैलेंटेड थे, बट किसी प्रॉब्लम के कारण नहीं हो पाया। तो वो किस्मत ही है, ऐसा तो नहीं है वो पढ़ते नहीं है या उनमें टैलेंट नहीं है, ऐसा कोई फैक्टर नहीं था। ऊपर किस्मत का एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो अब अगर किसी को कोई डाउट हो तो बोलो। यस सर, एक डाउट है सर। अभी जैसे सब ऑनलाइन घर में बैठे हैं, तो सर जो टेस्ट सीरीज होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है गेट प्रिपरेशन में, क्योंकि उसी से हमको अपना स्कोर पता चलता है। हाँ तो सर अभी ऑनलाइन सब बैठे, तो सर कौन सी टेस्ट सीरीज आपके हिसाब से सर सूटेबल रहेगी हमारे लिए? भाई, 2 टेस्ट सीरीज ऑल ओवर इंडिया में जो बेस्ट इंस्टीट्यूट्स चल रही है। फॉर मैकेनिकल मैंने मेडीजी से पढ़ाई की, आखिरी में जो मैंने 1 साल पढ़ाई किया, तो मैंने मेडीजी से किया था। तो मेडीजी का मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया, और एक आप अलग से भी कहीं टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। अभी के टाइम पे अनअकैडमी है, तो अनअकैडमी का टेस्ट सीरीज आप ले सकते हो। मैं सुना हूँ अनअकैडमी का अच्छा है। ओके सर। और किसी भी एग्जाम के लिए आपको टेस्ट सीरीज देना ही है। टेस्ट सीरीज, अच्छा हाँ, ये भी एक आखिरी वाला एक पॉइंट है, आखिरी में कंक्लूड करने के लिए। जब गेट कोई भी प्रिपरेशन करो, अपना मार्क्स देख के डिमोटिवेट नहीं होना। कई बच्चे ये होते हैं जो 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो उनको आंसर उसका पता होता है, आंसर मार्क करके वो अपना रैंक बढ़ा लेते हैं टेस्ट सीरीज में, बट फाइनल में उनका नंबर नहीं आता। तो ये देख के कि मेरा रैंक 2000 है, 3000 है, 4000 है, इतना पढ़ने के बाद मेरा क्या होगा, ये कभी मत देखना। टेस्ट सीरीज इज ओनली टू एनालाइज योर मिस्टेक्स। ठीक है? यस सर। और किसी को कोई डाउट? सर रिवाइज पैटर्न कैसा रहेगा मैं प्रिपरेशन के जैसे लिए? रिवाइज करता था, मैं बता देता हूँ। जैसे एक सब्जेक्ट खत्म हुआ, एक सब्जेक्ट जब खत्म हो रहा है उस टाइम पे एक बार रिवीजन करो। पढ़ते 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 पढ़ते, जैसे अगले दिन क्लास है, एक दिन पहले पढ़ के जाओ, अगले दिन क्लास है फिर पढ़ के जाओ। और जब पढ़ो तो पूरा पूरा पढ़ो। जैसे पहले दिन 10 पेज की पढ़ाई हुई, तो पहले दिन तो 10 पेज पढ़ना आसान हो जाता है। उस टाइम पे उस पॉइंट को मार्क करो जिसमें तुमको समझने में प्रॉब्लम हो रही है। जैसे थर्मो का एक पार्ट आता है अनस्टेडी स्टेट, अपन पढ़ते नहीं है इसलिए थोड़ा सा वो जाके आगे में टफ लगता है। तो अनस्टेडी स्टेट को जैसे ही पढ़ो तो थोड़ा प्रॉब्लम आता है पढ़ने में, तो उस पॉइंट को मार्क करो और पढ़ो। बार 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 उसी को जब रिवाइज करोगे ना, तो वो चीज अपने आप दिमाग में चले जाती है। तो एक बार रिवीजन तब हो जाता है जब तुम सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। ठीक है, एक बार प्रॉपर रिवीजन। उसके बाद जब नेक्स्ट सब्जेक्ट चालू हो, तो एक अपना 1 आवर का स्लॉट फिक्स कर लो कि तुमको 1 घंटा इस बैक वाले सब्जेक्ट को देना है। फिर जब दूसरा सब्जेक्ट हुआ तो एक सब्जेक्ट फिर से हो जाएगा, धीरे 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 वो कंप्लीट होगा। तो ये सब्जेक्ट जब तक खत्म हो रहा है
तब तक तुम्हारा सेकंड सब्जेक्ट का एक बार रिवीजन हो गया, फर्स्ट सब्जेक्ट का 2 बार हो गया। ऐसे कर करके अपना शेड्यूल आगे बढ़ाना चाहिए। इससे पुराने सब्जेक्ट से टच नहीं छूटता और तुम्हारा ये वाले सब्जेक्ट का भी बढ़िया रहता है। और जितने ज्यादा क्वेश्चंस बना सकते हो उतने ज्यादा क्वेश्चंस बनाओ। और एक और मैं बात बता रहा हूँ, कभी भी ये मत देखना कि तुम कितना देर बैठ के पढ़ रहे हो। जैसे मान लो तुम सुबह 6 बजे पढ़ना चालू किए और सीधा दोपहर को 3 बजे उठे, तुम बोलोगे भाई मैं 8-9 घंटा पढ़ लिया, वो पढ़ाई नहीं होती है। किसी दिन अगर एकदम एनालाइज करना है तो उस दिन ये चीज देखो, घड़ी को फिक्स कर लो। अगर वॉशरूम भी जा रहे हो तो तुम कितना देर वॉशरूम जाके आए, खाना खा रहे हो कितना देर खाना खाए, वो सबको अगर काट पीट के देखोगे ना तब एग्जैक्ट टाइम पता चलेगा। ये मेरे साथ मेरे एक भैया हैं, वो पढ़ते थे, हमारे जस्ट बाजू वाले रूम में थे, वो बताए थे ये बात। तब जाके एनालाइज हुआ था कि अरे बहुत टाइम वेस्ट होता है, पता भी नहीं चलता उतना टाइम वेस्ट होता है। फोन उठा लिए एक बार, कब 15 मिनट 20 मिनट चले गया पता नहीं चला, और वो हम लोग पढ़ाई में इंक्लूड कर देते हैं। वैसा नहीं करना कभी। सर आप शॉर्ट नोट्स बनाए थे गेट के लिए? भाई स्टार्टिंग में बनाया था, 2-4-5 सब्जेक्ट की बनाया, फिर बंद कर दिया। पर शॉर्ट नोट्स बहुत फायदेमंद होते हैं। मेरा एक्चुअल में प्रॉब्लम ये हो गया था, जब मैं शॉर्ट नोट्स बना रहा था मेरे को ऐसा लगा मैं सब्जेक्ट वापस लिख दे रहा हूँ, इसीलिए मैं शॉर्ट नोट बनाना बंद किया था। पर फिर आखिरी में आके पूरे सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट बनाया था, फॉर्मूला ये सब। बट गेट के लिए एक बात बता रहा हूँ, गेट अब इतना फोकस नहीं कर रहे हैं फॉर्मूलाज में। गेट अभी देखोगे ना, क्वेश्चंस के बाजू में फॉर्मूला लिख रहा है, वो सिर्फ कॉन्सेप्ट में ध्यान दे रहा है। तो ऐसा नहीं है ना कि मैं बोल दिया ऐसे तो फॉर्मूला याद करना ही छोड़ दिए। जिसमें फॉर्मूला जरूरी है उसको याद जरूर करना भाई। मैं बता रहा हूँ फोकस उसका सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पे है। तुम किस मतलब टेम्परेचर का अगर तुमको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है तो तुमको डिग्री सेल्सियस में करना है, डिग्री फ़ारेनहाइट में करना है, ये तुमको पता होना चाहिए। फॉर्मूला वो खुद दे देता है। हमारे टाइम पे 2-3 क्वेश्चन ऐसे आए थे 6 नंबर के, 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन आए थे, फॉर्मूला वो दे दिया था हमको, सिर्फ बेस्ड ऑन द यूनिट्स हमको उसके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने थे। यस सर, इस साल एमएसक्यू भी उसने इंक्लूड किया था गेट में, इसी के चलते। मैं बता रहा हूँ आजकल गेट जो मेन फोकस कर रहा है वो इस बात पे नहीं कर रहा है कि बच्चे की फॉर्मूला लर्निंग कैपेसिटी कितनी है, वो इस बात पे ध्यान दे रहे हैं कि बच्चा फोकस्ड कितना है कॉन्सेप्ट में। और किसी को कुछ? अनमोल, मेरे को एक बात जानना था। गुड मॉर्निंग मैं एमआरके सर। हाँ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हो अनमोल, सब बढ़िया? मैं बढ़िया सर, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया। अनमोल, वो स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए आपने ट्राई क्यों नहीं किया? ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहा था लेकिन नहीं पूछा कभी, लेकिन अभी अब सब मीट में है, अपन टॉक कर रहे हैं, एलुमनी टॉक। तो स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज जो है आपके में वो पोटेंशियल था, लेकिन आपने उसके लिए ट्राई क्यों नहीं किया? एक्चुअल में सर ऐसा था, मैं चाहता था कि मैं अपने स्टेट में रह के, मतलब मैं अपने होम टाउन में रह के ही पढूं, रह के ही जॉब करूं। पर सर इस साल भी इसमें स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस में एक सीट आई है। हाँ हाँ हाँ, राइट सर। वो भी इलेक्ट्रिकल प्लस मैकेनिकल है, मतलब मैकेनिकल आधा इलेक्ट्रिकल आधा। हाँ मैं मतलब उस ईयर की बात कर रहा हूँ, उस टाइम की बात कर सर रहा हूँ। उस समय भी नहीं था सर, उस समय भी मतलब दो या 3 सीट ही थी। अच्छा ठीक है अनमोल, ठीक है। जी सर। तो सर मतलब उस चीज के लिए ज्यादा मेहनत करके फाइट करना जिसमें सीट्स कम है, और उस चीज के लिए मेहनत करना जिसमें मेहनत लिमिटेड है और नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, तो मैं सेकंड ऑप्शन चूज किया। ठीक, गुड गुड, नाइस। जी सर। और तो क्या ये जरूरी है कि ऑलवेज वी शुड हैव अ बैकअप? अगर इसमें नहीं होता है तो कुछ और? एक बात बताओ, मान लो मेरा आज नहीं होता तो क्या मेरे पास कोई बैकअप नहीं होता? अपने आप निकल जाता है भाई बैकअप। 1 साल और लेट होता है बट बैकअप अपने आप आ जाता है। ओके सर।
मैं फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए बोलूंगा, मतलब जो सिक्स्थ में है वो तो सिक्स्थ और फोर्थ के लिए मैं बोलूंगा ये बात, जो अगर तुम लोग गेट के लिए पढ़ रहे हो ना, अभी से स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स पढ़ो। एकदम तरन सर से जाके पूछो, मयंक सर से पूछो, ये सर अपने सर से जाके पूछो कि स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक कौन सी है। ये बात तुम लोग को जान के बहुत आश्चर्य होगा, अपन जो पढ़ते हैं वो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स नहीं है। स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पढ़ोगे बहुत फायदा होता है, आगे बहुत ज्यादा फायदा होता है। हम लोग को आगे जाके मतलब फोर्थ सेमेस्टर तक हम लोग नॉर्मल जो बुक थी वो पढ़ते थे, बट उसके बाद जाके तरन सर से हम लोग जब मिले थे तब तरन सर बताए थे स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स। जैसे अपन फ्लूट के लिए कौन सी टेक्स्ट बुक पढ़ते हो? आरके बंसल। आगे जाके इसका नाम भी नहीं सुनोगे, एसके मंडल। आगे जाके इसका नाम नहीं सुनोगे। सर एसके सोम। हाँ, सोम सर की बुक अच्छी है फ्लूट मैकेनिक्स के लिए, सोम सर की बुक अच्छी है, बट बहुत कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा लिमिटेड में रखे हैं। बट मैं एक ही बात बोलूंगा, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक फॉलो करो, बहुत फायदा होगा, बहुत ज्यादा फायदा होगा। जैसे सोम के लिए क्या पढ़ते हैं? सर टीमोशेंको। वो क्वेश्चन है भाई, मैं टेक्स्ट बुक की बात करो जिसे पढ़ना है। मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी। ये जी सर। आपको टीमोशेंको और फालतू की बातें कर रही हैं, जितने आपके जुड़े हुए आपके जूनियर्स ना सब गेट एकेडमी पढ़ते हैं। ठीक, झूठ बोल रहा हूँ तो ना मतलब अभी मैं और उड़ मैं एक बात जाऊँ बता रहा हूँ, हमारे टाइम पे भी गेट एकेडमी था। हमारे टाइम पे नवीन सर एक बार आए थे क्लास में और एक ही चीज बोले थे, गेट एकेडमी से पढ़ के कर क्या लोगे? गेट एकेडमी करता क्या है? वो नॉर्मल बुक्स आरके बंसल और ये सब बुक्स को जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसको बस लिख के दे देता है, अब उसको बैठ के बनाओ। उससे क्या होगा? उससे कुछ भी नहीं होगा। नए क्वेश्चंस को देखने का अप्रोच, नए क्वेश्चंस में कब फंसोगे, कैसे फंसोगे, उसमें वो अगर फंस गए तो उससे कैसे निकलना है, कोई नहीं बता पाएगा। मैं बताता हूँ, थर्ड सेमेस्टर में थर्मो का पेपर हुआ था, थर्मोडायनेमिक्स का पेपर हुआ था। मतलब ये मयंक सर बोले थे मोस्ट ऑफ द टफेस्ट पेपर था उस टाइम का, और आधे बच्चे उसमें लुढ़क गए थे क्योंकि 2-3 यूनिट को मर्ज करके उसने क्वेश्चंस बनाए थे। मयंक सर याद है? हाँ एकदम एकदम अनमोल, याद है अच्छे से। सारे बच्चे बाहर निकले और सब मतलब से क्लियर बोल दिए कि उनका बैक लगेगा। अब मैं डर गया था कि मेरा पेपर तो अच्छा गया है। फिर मयंक सर से आके मिला था, सर मेरा ऐसा ऐसा हो गया है। तब मयंक सर बताए थे भाई एकदम सही बनाया है। उस समय हमारा गेट एकेडमी का इतना क्रेज नहीं था पर अगर तुम वही चीज पढ़ोगे जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स में नहीं है तो तुमको कोई आइडिया नहीं लगेगा कि आगे क्या करना है। और एक बात ये बता रहा हूँ, आरके बंसल ये जितनी भी बुक्स हैं ये स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स के सिंपल सिंपल एग्जांपल उठा के अपने बुक में डाले हैं। आगे जाओगे पढ़ोगे खुद ही पता चलेगा, मैं इसलिए पहले से बता रहा हूँ। फ्लूइड में लटक जाओगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं फ्लूइड में, सॉम में लटक जाओगे, बनेगा नहीं, हिलेगा नहीं क्वेश्चन। इसीलिए पहले से ही पढ़ो वो बुक्स जिससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे, जो तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा और तुमको बता देगा भाई तुम गलत पढ़े हो। तो तरन सर है, मयंक सर है, एमआरके सर है, उनसे स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पूछो। आरके बंसल इज नॉट एट ऑल अ स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक। आगे जाओगे अगर किसी गलती से आईआईटी प्रोफेसर के सामने बोल दोगे ना कि आरके बंसल से फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ के आया हूं, जो होगा ना हाथ में उसको फेंक के मार देगा। एक तो आरके बंसल में इतनी गलतियां हैं, है कि नहीं है? सब पढ़े हो ना आरके बंसल? यस सर। उसी को 2-3 बार बना लेते हम लोग अपने आप को फ्लूइड में चैंपियन समझते हैं। छोड़ देना, बनाना ही नहीं उसको। और है उसके क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस बनाओ, उसके आंसर्स को मत देखना भाई। और किसी को कुछ पूछना है भाई? सर गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग भाई। सर जो इंटरव्यू होता है सर वो डेफ के बेसिस पे होता है ना? भाई तेरी आवाज क्लियर नहीं थी, फिर से बोल। सर जो इंटरव्यू होता है वो डेफ के बेसिस पे होता है ना सर? जो भी हम डेफ में भरेंगे फिल करेंगे इंटरव्यू उसी के बेसिस पे होता है। मैं बताता हूँ, मेरा त्रिवेणी टर्बाइन का इंटरव्यू था। मैं अपने मेजर प्रोजेक्ट में लेके गया। मेरा मेजर प्रोजेक्ट था आरएसी से, वो आरएसी से मेरे को थर्मो में लेके गया, थर्मो से डिजाइन में लेके गया।
मैं बोल दिया कि मेरा मेजर प्रोजेक्ट ये है और मैंने इसमें काम किया है। आरएसी से थर्मो, थर्मो से डिजाइन, डिजाइन से मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग से फिर एक और 4-5 सब्जेक्ट्स ऐसे करके मिला के उसने पूछा था। तो ये डिपेंड नहीं करता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट, अगर आप जैसे जाके बोलो कि 4 सब्जेक्ट, अच्छा मैं आप ही से पूछता हूँ, अगर मैं आपका इंटरव्यू, आपने कौन सा सब्जेक्ट प्रिपेयर करके आए हैं? अभी नॉर्मल कोई भी 2-3 सब्जेक्ट तो बोलना ही पड़ेगा उस टाइम पे भी। बोल भाई। सर इंग्लिश या कॉम? हाँ, इंग्लिश। कौन सा? कॉम सर, कॉम। अच्छा, काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन्स, और काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन। यस सर। अब देख, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, ये 2 सब्जेक्ट मिला के एक सब्जेक्ट है, थ्योरी ऑफ मशीन्स। अब देख मैं बता रहा हूँ, थ्योरी ऑफ मशीन में 3 सब्जेक्ट मिनिमम रिलेटेड है। थ्योरी ऑफ मशीन्स बोल दिया तो उसमें तेरा थ्योरी ऑफ मशीन एक खुद आ गया, एक आ गया सॉम, और एक आ गया मैकेनिक्स। तो एक सब्जेक्ट तू बोला, 3 सब्जेक्ट मेरे को मिल गए, क्योंकि विदाउट थ्योरी ऑफ मशीन, मतलब विदाउट काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन, थ्योरी ऑफ मशीन के क्वेश्चंस अच्छे से नहीं हिलते हैं। तो अगर उसको करना है, अगर वो तुम्हारा सॉलिड है, तो ये 3 सब्जेक्ट सॉलिड होने ही चाहिए। हुए कि नहीं हुए? यस सर। हाँ, तो हाँ, पर ये है कि अपने, अगर जैसे आपने 4 सब्जेक्ट्स बोले, अगर वो 4 सब्जेक्ट से वो अगर वो डेविएट होते हैं, तो तुम बोल सकते हो सर मैंने मुझे नहीं पता, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लेके जरूर जाएगा, ये मान के चलना। कि ये साथ मेरे ये त्रिवेणी भी मेरे साथ हुआ था, और ओएनजीसी में भी मेरे साथ हुआ, आईओसीएल में भी हुआ। मैंने 3 इंटरव्यू दिए, तीनों में ये हुआ था। तो वो 3 इंटरव्यू के बेसिस में मैं बता रहा हूँ, वो लेके जाएंगे ही जाएंगे। और एक बात आप लोग को जान के बहुत आश्चर्य होगा, आप यहाँ पर जो भी पढ़ेंगे वो हमारे फील्ड में कोई काम के नहीं होते। मतलब एमटेक में तो है, जैसे अगर कोई भी आप फील्ड में जाओगे, इसका कोई नामो निशान नहीं है, कोई थर्मोडायनेमिक्स के बारे में नहीं पूछता, कोई आरएसी कुछ नहीं। यहाँ आके आपको पूरा इंटायरली डिफरेंट चीज पढ़नी है, उसके बाद उसमें काम करना है। यस सर। और कोई डाउट? अच्छे डाउट पूछे भाई। एक पॉइंट बस मैं ऐड करना चाह रहा था अनमोल, शायद जी हो सर। सकता है मैं उस पॉइंट के लिए गलत जरूर होऊंगा, स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूँ। जी सर। ये बात मैं इसलिए शायद बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने भी अपने टाइम में एक 2012 में ईएस का रिटर्न एग्जाम लिखा था। शायद अगर कुछ मार्क्स आ जाते, मैंने भी उस टाइम पे गेट या ईएस के लिए काफी प्रिपरेशन किया था सारे बुक से। तो बुक का जैसे कि एक सवाल है, तो साहब मैं ये मानता हूँ कि स्टूडेंट लेवल को जो पहले इजियर लेवल पर समझ में आ जाए, वो किताब काफी अच्छी रहती है। हाँ अब सर, हालांकि बिल्कुल उसका बिल्कुल सर, एकदम जैसे सही कि बात है ये। पहले इजियर लेवल पे वो समझ ले, उसका फिर हायर लेवल के बुक की ओर जाए तो वो ज्यादा बेहतर होगा। हाँ डायरेक्ट हम बिल्कुल अगर सर, बट सर उसमें भी स्टैंडर्ड जो टेक्स्ट बुक्स है, एक सब्जेक्ट के लिए हाँ, यस यस 10 से 15 स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स है, यस 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 उसमें मेरा भी यही इजीएस्ट कहना उठाओ। है। वो इजीएस्ट बुक जैसे स्टूडेंट पढ़ ले, उसका फिर हायर लेवल की ओर जाए तो फिर ज्यादा बेहतर होगा। स्टूडेंट के लिए ये सजेशन रहेगा मेरे लिए, मेरे एंड हाँ, से। जैसे अगर तुम लोग फ्लूइड स्टार्ट किए हो और फ्लूइड का उसमें नेट में सर्च मारे, टॉप रेटिंग मिलेगी फ्रैंकम वाइट को। अगर वो बुक उठा लिए, तुम नफरत करने लग जाओगे फ्लूइड मैकेनिक्स से। तो इजियर लेवल, मैं वही बोल रहा हूँ, इजियर मतलब बहुत सारी टेक्स्ट बुक्स है, उसमें इजियर लेवल वाली को उठाना। एकदम सही बोले हितेश सर ने। एफएम का ही सिंपल से, जैसे कि वो आप जेम्स फे का ले लें, एफएम वाइट का ले लें, या तो फिर सैंजल का ले लें, तो उसमें वेक्टर कैलकुलेशन इतने नजर आएंगे कि आपको समझ में आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं कि फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हाँ, हैं, तो यस, पहले तो इजियर लेवल पे एकदम। आपको पिक करना पड़ेगा, फिर उससे आप हायर लेवल पे जाइएगा, ये ज्यादा हाँ, बेहतर रहेगा। मतलब स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स ही पढ़ो, उसमें इजियर लेवल पहले पढ़ो। वो जिससे भी तुम पूछोगे ना, जैसे तरह तरह से पूछोगे, तो हमको कभी सजेस्ट नहीं किए, एफएम कभी सजेस्ट नहीं किए, तो वो सर पहले ही बता देंगे, भाई पहले ये वाली बुक पढ़ो, फिर ये वाली बुक के क्वेश्चंस बनाना। कॉन्सेप्ट एक बुक से डेवलप कर लेना, उस बेसिस, उस कॉन्सेप्ट के बेसिस में हर एक बुक के क्वेश्चंस बन जाएंगे।
बट पढ़ना स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स। बट एक प्रॉब्लम ये आएगी कि स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स के तुम्हारा CHVTU नहीं होता है, उसके क्वेश्चंस नहीं आते वहां के। तो पर अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट है तो CHVTU के कोई भी क्वेश्चंस बन जाएंगे। और कोई कुछ पूछना है? सर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग्स के लिए सर NPTEL के वीडियोस भी काम आते हैं क्या सर गेट बहुत काम आते हैं भाई। मतलब बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट तुमको NPTEL से समझने को मिलेंगे जो कोई नहीं बताता। NPTEL एक भंडार है, उस भंडार से तुमको ये सिलेक्ट करना है कि तुम्हारे तुम्हारे उसका तुम्हारे इंटरेस्ट का कौन सा है, तुम्हारे काम का क्या है। ये बात समझ लेना कि अगर पूरा भंडार दिया, अगर तुम पूरा भंडार पढ़ भी लोगे तो को किसी काम का नहीं होगा, कुछ कर नहीं पाओगे। उसका सिलेक्ट करना पहले कि तुमको पढ़ना क्या है, उसके बाद ही आगे बढ़ना। जैसे सॉम है, सॉम में NPTEL में बहुत कुछ दिया हुआ है जो तुम्हारे काम का ही नहीं है, उसको पढ़ के क्या करोगे, कोई यूज होगा? यस सर, वो मतलब कि बस टॉपिक वाइज ही मतलब हम लोग पढ़े, सिलेबस में रखते हुए। टॉपिक है, टॉपिक के एक थोड़ा सा पहले, क्योंकि वो उसके पहले चालू होता है और उसके बाद कंटिन्यू। मतलब ये गलती मत करना कभी कि पता चला NPTEL के वीडियो देख रहे हैं, तुम बोल रहे हो बहुत पढ़ रहा हूँ, बहुत पढ़ रहा हूँ, बहुत पढ़ रहा हूँ, आगे जाके रिजल्ट 0 आएगा। इसलिए NPTEL पूरा पूरा फॉलो मत करना, सिर्फ टॉपिक वाइज ही फॉलो करना। ओके सर। मतलब जिस टॉपिक में तुम फंस गए उस टॉपिक का सर्च करो, NPTEL के वीडियो देख लो, बहुत अच्छा है। हम लोग टर्बो मशीनरी में फंसे थे, तो हम लोग टर्बो मशीनरी के NPTEL के वीडियो देखे, बहुत क्लैरिटी आ गया। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर और ये सब बहुत अच्छे से दिया था, तो वो क्लियर हो गया। वो बुक से क्लियर नहीं हो रहा था, तो हम कब गए, जब हमको बुक से समझ में नहीं आया तब हम गए NPTEL के वीडियोज में। क्योंकि पढ़ना आसान हो जाता है, एक बार अगर कॉन्सेप्ट बन गया तो कोई दिक्कत नहीं है। पर उससे अगर तुम NPTEL के वीडियो देखने बैठोगे, बहुत लेंदी रहता है, बहुत ज्यादा लेंदी रहता है। भाई और कोई? किसी को कुछ पूछना है? सर एक हाँ पूछना भाई, पूछना। सर ये टर्बो मशीनरी के लिए जैसे हम लोग अभी R यादव से पढ़ रहे हैं सर, और भी जो कोई बुक्स है क्या सर? पता नहीं है सर इसके बारे में। टर्बो मशीनरी, टर्बो मशीनरी के लिए उसकी उनकी है ना भाई, क्या नाम है, पीके नाग की भी है। यस सर। हाँ जैसे मैं बता रहा, थर्मोडायनेमिक्स के टाइम पे हमारे पास 2 ऑप्शन था, RK राजपूत और ये पीके नाग। हमको मयंक सर ने, हम लोग को पर्टिकुलर, हम लोग जब 4 लोग गए थे पूछने, हमको मयंक सर ने बोला था कि पीके नाग बनाओ। 1 मिनट ना भाई, एक अर्जेंट कॉल। सॉरी भाई, एक अर्जेंट कॉल था। और किसी को कुछ पूछना है? स्टैंडर्ड, एक बात आखिरी, एक लास्ट पॉइंट है मेरा, मेरे तरफ से। देखो अभी से अगर स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक बनाओगे ना, तो आगे जाके स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक बनाने का जो दिमाग में रहेगा कि स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक बनाना, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक बनाना, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अभी से अगर क्लियर हो कि तुमको करना क्या है, और अभी से अगर स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स बनाओगे, तो आगे जाके उसको रिवाइज करने में बहुत आसानी होगी एज कंपेयर टू पहले पढ़ो अपने उसको, फिर उसके जो हार्ड पॉइंट्स उसको मार्क करो, फिर रिवाइज करो। जैसे पीके नाग में हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि एक बार मयंक सर के बोलने पे हम लोग पीके नाग बना लिए थे।
तो पीके नाग में कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकी सब्जेक्ट में बहुत प्रॉब्लम हुई। जैसे हम लोग सॉम के लिए हम लोग आरके राजपूत बनाए उस समय के लिए, मतलब अब CSP2 लेवल के लिए आरके राजपूत फाइन, बट आगे जाके आरके राजपूत का कोई वो यूज ही नहीं है। सर पीके नाग सर स्टैंडर्ड बुक है ना? हाँ भाई, बहुत बार गेट में डायरेक्ट क्वेश्चन सिर्फ वैल्यू चेंज करके डायरेक्ट क्वेश्चंस गेट में आए हैं। आईईएस में डायरेक्ट क्वेश्चंस तुम लोग देखोगे उसमें जब पी की वैल्यू बहुत छोटी होती है तो प्रेशर रेशियो को कोई चेंज हो जाता है, वो डायरेक्टली उसमें आया इवन फॉर्मूला। इवन आईएएस के रिटन एग्जाम में जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप पीके नाग के कई सारे डायरेक्ट जो अनसॉल्व क्वेश्चन उसमें से आए हुए हैं। डायरेक्ट अनसॉल्व क्वेश्चंस वहां के डायरेक्ट मिलेंगे, कई एग्जांपल उठा के दे देता है, बहुत एग्जांपल। जब जिस दिन तुम लोग आईएएस का बुक खोलोगे ना, ऐसा लगेगा ये क्वेश्चन तो हम लोग कॉलेज में बनाए हैं। MRK सर हम लोग को बनवाते थे, एक आरके बंसल का क्वेश्चन दिया रहता था, उसमें लिख देते थे आईएएस 2001 या 2002 ऐसे करके बनवाते थे हमसे। एक क्वेश्चन बनाया हो गया ऐसा, एक वो है ऊपर से पुली लग के एक वो लगा हुआ है, ब्लॉक सस्पेंडेड है पानी में, उसमें बताया था कि इसका वेट बताओ। वो डायरेक्ट आईएएस का क्वेश्चन है, आईएएस से मतलब स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से आईएएस उठाया, आईएएस से आरके बंसल उठा लिया। एक मिनट ना भाई। हाँ बोलो भाई। और किसी को कोई डाउट? किसी को कुछ पूछना है? नितेश सर, लगता है किसी को कुछ पूछना नहीं है। हाँ हाँ हाँ, यस आई थिंक सभी के डाउट आई थिंक क्लियर है। पीयूष, हेलो। अनमोल अनमोल, हाँ मयंक बोल रहा हूँ मैं। हाँ मयंक सर बोलिए सर। हाँ बेटे थैंक्स, मतलब बहुत ही आपकी टॉक अरे इम्पोर्टेंट रही नहीं मेरे ख्याल सर, से। हाँ, ऐसा सभी मत बोलिए बच्चों के लिए सर। भी बहुत काम की रही, क्योंकि टॉक में जब डाउट लगातार पूछते हैं बच्चे तो उससे क्लियर हो जाता है कि बच्चों के लिए वो कितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आपने बहुत चीजों को बहुत अच्छे तरीके से बताया, और मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में भी अगर बच्चों को जरूरत पड़ी तो अपन कनेक्ट हो सकते हैं, ऐसा है। हाँ सर, मैं अपना नंबर दे देता हूँ, ये मेरा नंबर है, जिसको भी कोई भी डाउट हो एनी टाइम कभी भी कॉल कर सकते हैं। इन केस मैं बिजी रहा तो मैं वापस रिवर्ट करूंगा। अनमोल, मेरे एंड से आपको स्पेशल थैंक्स है। नहीं सर, क्योंकि और एक्सट्रीमली क्योंकि सॉरी सर, एक्सट्रीमली सॉरी मैं लेट आया। एक्चुअल में मेरे को परसों जाना है, तो मेरा RT-PCR टेस्ट होना बहुत जरूरी था आज, तो मैं ओके, नहीं गया नहीं तो वहाँ क्यू लंबी हो गई, मतलब सर बुला लिए थे पर क्यू लंबी हो गई थी। नहीं नहीं नहीं, कोई 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 प्रॉब्लम नहीं। स्पेशली मतलब हम तुमसे डायरेक्ट मिले नहीं थे, लेकिन फिर भी तुम लोगों ने काफी अच्छा रिस्पॉन्स किया मेरे को। ओके, और इतना समय दिया इसलिए काफी काफी आई मीन थैंक यू स्टूडेंट की नहीं तरफ नहीं से भी, सर, मेरे थैंक यू भी मत पूरे बोलिए सर। डिपार्टमेंट की ओर से। नहीं सर। ओके 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 सर। भाई ये नंबर है, ठीक है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो कभी भी, तो अगर ये इस फील्ड से भी रिलेटेड नहीं है, किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो तो मेरे को कॉल कर लेना। इन केस अगर प्रॉब्लम है तो मैं ये उनका नंबर दे दूंगा जो इस फील्ड में चैंपियन है या बहुत कुछ कर चुके हैं। ये नंबर नोट कर लो भाई, अगर मतलब जिसको जरूरत हो फोन कर सकता है कभी भी। ये नंबर अगर बंद बताए तो ये नंबर ले लो। ठीक है। ठीक है पीयूष, विनायक कंक्लूड कर लो बेटे। Yes, sir. Sir, thank you so much, Anmol sir. Sir, we are really grateful that you took out your precious time for us, and I think this session will prove as a guiding point to plan our career paths ahead. And so we are ending this session, and I request Manish to please give vote of thanks. And now that we have come to the cease of the webinar, I, Manish Sahu, on the behalf of Mechanical Engineering Association, would like to convey our heartiest thanks to Mr. Anmol sir for amazing and fruitful session. And we also thank our respected faculty member and all the participants for joining us in the webinar and making it a success. Thank you. I wish you everyone all the best for future.
थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक्स अनमोल, थैंक यू वेरी मच Thank you, Anmol. बेटे। वेलकम वेलकम सर, आप थैंक यू मत बोलिए सर। नहीं नहीं, ठीक ठीक ठीक, चलता है थैंक्स अनमोल, थैंक्स बेटे, थैंक यू वेरी मच अरे यार। नहीं सर, थैंक यू मत बोलिए सर आप। ठीक है सर। ठीक है अनमोल, मिलते हैं फिर भाई बेटे, है ना? ओके ओके सर, बाय सर। बाय 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 बेटे, बाय। Everyone will be receiving a feedback link in your official groups. Please make sure you fill that. Thank you everyone for joining.